सो क्लास 9th की आपकी चैप्टर नंबर 1 ऑफ द साइंस दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग का आज हम चैप्टर एनालिसिस करने वाले हैं। वेल, ये जो चैप्टर है इट इज़ क्वाइट एन ईजी चैप्टर। यहाँ पे ना कि तुम्हें कोई फॉर्मूलेस रटने हैं, ठीक है, ना कि कॉम्प्लेक्स डेफिनेशंस या पैराग्राफ यहाँ पे रटने हैं, ना कि डेरिवेशंस वगैरह कुछ करना है। ईजी चैप्टर है, पर यहाँ पे यू नीड टू अंडरस्टैंड सर्टेन कॉन्सेप्ट्स। ये जो कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे डिस्कस्ड हैं दे आर वेरी फंडामेंटल इन नेचर। फंडामेंटल का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसको आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझना है, क्योंकि ये बेस है। 9th के जो चैप्टर्स है, द क्लास 9th इज नॉट मतलब क्या बोले, इट इज़ नॉट ए फेज जिसे हम लाइटली ले सके, बिकॉज ये है फाउंडेशन हमारे क्लास 9th 10th 11th और 12th के लिए। यहाँ पे जो हम कॉन्सेप्ट्स को इंटरनलाइज करेंगे वो बाकी के लाइफ थ्रू आउट, अगर आप इंजीनियरिंग जर्नी में जाना चाहे या फिर मेडिकल लाइन में कोई एंट्रांस देना चाहे या फिर इवन इफ यूपीएससी या फिर कोई भी सिविल सर्विस के लिए आगे का आपका प्लान है, ओके, सबके लिए 9th के जो कॉन्सेप्ट्स हैं बोथ हमारे साइंस में और सोशल स्टडीज में, दीज आर द स्टेपिंग स्टोन्स। ओके, सो ये भी जो चैप्टर है इसमें हमें चाहिए कोर अंडरस्टैंडिंग, और जो कि हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से यहाँ पे करने वाले हैं, राइट? सो लेट अस डिस्कस पहले क्या क्या पढ़ना है, क्या ये चैप्टर डिमांड करता है। 9th के अगर तुम स्टूडेंट हो, ओके, यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट, अभी अभी प्रमोट हुए हो 8th से, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दैट, एंड यू आर वेरी मच क्यूरियस, आप यहाँ स्टार्ट करना चाहते हैं। तो देखो, एनसीईआरटी में जो लैंग्वेज यूज किया गया है इट इज़ वेरी एक्सप्लेनेटरी स्टाइल, ठीक है, पर हम जो लैंग्वेज यहाँ पे यूज करने वाले हैं, हम जो अप्रोच यहाँ पे लेने वाले हैं दैट इज वेरी एनालिटिकल पार्ट। और ये एनालिटिकल पार्ट ही आपको चाहिए होता है बिकॉज क्वेश्चन आजकल एनालिटिकल आने लगा है। गए वो दिन जहाँ पे रट्टा मार दो, 9th के एग्जाम पे बैठ जाओ, तुम्हें मार्क्स मिलते थे। इफ यू रियली वांट टू स्कोर गुड, नॉट जस्ट स्कोरिंग, देखो 9th का जो है ना, स्कोरिंग तो करना ईजी है, मैंने भी स्कोर किया था 9th और 10th में, आई विल टेल यू माई लाइफ स्टोरी कभी, पर स्कोरिंग इज नॉट इनफ इन 9th, ठीक है। इवन इफ यू गेट 10 CGPA या फिर 97-95% और आपका ये जो कोर अंडरस्टैंडिंग अगर 9th में एंड 10th में ठीक नहीं है, यू विल सफर अ हैवी इन योर 11th एंड 12th। प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, 11th के जो बच्चे हैं वो एंटायर ईयर चैप्टर 1 2 3 में ही फंस जाते हैं, ठीक है। पता है क्यों? चैप्टर 1 2 3 तुम्हारा फिजिक्स का मोशन है, केमिस्ट्री का ये स्टोइकियोमेट्री है, जब जाओगे तो पता चलेगा, इतने में ही फंस जाते हैं। एंटायर ईयर इसके अराउंड रिवॉल्व होते हैं बिकॉज उसका कोर अंडरस्टैंडिंग उनका 9th में नहीं हुआ था, ओके। सो बहुत ही बेहतरीन ढंग से इजी वे में हम इसको समझने वाले हैं, एंड इतना प्योर कॉन्सेप्ट, ये मेरा अश्योरेंस है कि तुम्हारा हो जाएगा, यू विल बी अनशेकेबल विथ योर कॉन्सेप्ट्स। Okay, so let's get started. Matter in our surrounding. तो क्या क्या इस चैप्टर में आउटकम्स हमें लेके जाना है, what we need to take as outcomes when we are moving to the next chapter. देखो, पहला चीज you have to understand कि मैटर है क्या भाई, देन इसका नेचर क्या है। हम जब ऐसा ओवरव्यू रखते हैं ना, तुम भी क्या करो, साथ ही साथ एक ऐसा पेपर ले लो, कॉपी वॉपी की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि दिस पेपर आप लास्ट में क्या करोगे, इसको अगर स्टेपल कर लोगे, जितना चैप्टर है एक ही पेपर में हो जाएगा, एंड दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ व्हाट यू कैन से रिटेंशन। आप पूरा बुक पढ़ लो, आपको लगेगा 30 मिनट्स। ये जो पेपर आज हम वर्कआउट करने वाले हैं इसमें आप टाइम इन्वेस्ट करोगे, 5 मिनट में पूरा चैप्टर आपके, इट वुड बी एट द टिप ऑफ योर टंग। दैट इज द पावर ऑफ माइंड मैपिंग, दैट इज द पावर ऑफ 1-pager नोट्स। आप तो बहुत छोटे क्लास के हो, 9th के हो, इवन द स्टूडेंट्स ऑफ द यूपीएससी को मैं ये रिकमेंड करता हूँ, बिकॉज दिस आर लाइफ सेवर एट टाइम्स ऑफ योर रिविजन, ठीक है। कॉन्सेप्ट में कोई चूक हो रहा है या फिर अपने ही खुद के नोट से अगर रिवीजन के टाइम कुछ डाउट्स है, तो हमारा जो क्लास नोट्स अपलोडेड है उसको रेफर कर सकते हो। अगर बहुत ही टाइम है, देखो एनसीईआरटी फर्स्ट टाइम पढ़ना, क्योंकि एनसीईआरटी को पूरा निचोड़ के तोड़ मरोड़ के पूरा निचोड़ के जो भी एसेंशियल पार्ट है हम यहाँ पे ला रहे हैं। So rest assured of that. So sit with a pen and paper and let us work out.
तो पहला चीज है, चैप्टर कोई सा भी हमें स्टार्ट करने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट वी आर एक्चुअली स्टडिंग, क्या हम पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट हम मैटर क्या है वो चीज समझेंगे, उसके बाद नेचर क्या है, उसका गुण कैसा है ना, उसके बाद पार्टिकल्स क्या है, और अगर नेचर ऑफ मैटर में हमें ये पता चला कि मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स, तो पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वेरी एसेंशियल। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे, उसके बाद क्या स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज हो पाएगा उसे पढ़ेंगे। कंफ्यूज नहीं होने का, 1-2 मिनट में पूरे चैप्टर को रिवाइंड कर लेंगे, उसके बाद ईच ऑफ द वन वी विल डिस्कस इन डिटेल। टेम्परेचर का रोल क्या है भाई स्टेट बदलने में, हमें पता है आइस को गर्म करेंगे तो लिक्विड पानी हो जाएगा, पानी को गर्म करेंगे तो भाप बन जाएगा, तो टेम्परेचर का रोल क्या है। देन डिस्कस करेंगे प्रेशर का रोल क्या है मैटर चेंज करने में। एलपीजी गैस देखा है ना आपने, हाँ, जो घर में मम्मी जैसे रसोई बनाती है, एलपीजी गैस, रेड कलर का सिलेंडर, नाउ दैट इज अ गैस। उसको ऐसे ऐसे हिलाओगे तो आपको लगेगा अंदर एक लिक्विड भरा है। तो कैसा प्रेशर गैस को लिक्विड करता है, वो वाला चीज पढ़ेंगे। देन पढ़ेंगे एवापोरेशन, पसीने आते हैं ना, हाँ क्लास में ये सब शॉर्ट वर्ड में पसीने हो जाते हैं, दैट हैज ऑल्सो अ गुड इफेक्ट। एवापोरेशन के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। सो सिंपल सी बात है, ये हेडिंग के अंडर ही पढ़ना है, तुम्हें कोई भी टेंशन नहीं लेने का। आज के बाद ये चैप्टर वुड बी इन योर कंट्रोल, लेट्स डोमिनेट। ठीक है, ओके। सो बेटा फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट अस अंडरस्टैंड ये मैटर है क्या। हम 9th में आ गए, व्हेन वी आर स्टडिंग साइंस, जब हम साइंस पढ़ रहे हैं हमें साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज को यहाँ पे समझना है। वैसा जैसे जूनियर क्लासेस में हम करते थे कि कोई सा भी चीज जो हमारे मन को आए, वो मेरे मन को भाया, मैंने कुत्ता काट के खाया, ऐसा वाला चीज यहाँ पे नहीं चलेगा, है ना। यहाँ पे वी हैव टू लर्न कि कैसे हम साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज विथ प्रेसिशन, क्या ना, साइंस का एक चीज है, इट सीक फॉर द प्रेसिशन। ठीक है, वो जो बोलते नहीं डब्बा मार के आना है, मतलब कुछ भी अनाप शनाप लिख दो, पेपर फिल करके आना है, वैसे साइंस में काम नहीं चलता। फाइन, सो मैटर को समझना है, मामला क्या है, व्हाट इज द मैटर। लुक, मैटर का बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, एंड द डेफिनेशन सेज दैट एनीथिंग, कोई सा भी चीज, व्हाट, एनीथिंग जिसके पास दो चीज हो, दो चीज में क्या क्या, एनीथिंग विच हैज मास, मतलब जिसका कुछ हो, कुछ वजन। देखो वजन और मास अलग अलग चीज है, उसका डिफरेंशिएशन हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर में, बट अभी के लिए आप इतना समझो, मास का मतलब एक वेट, मतलब एक एग्जिस्टेंस। ये बॉटल है, इसका एक मास है, ठीक है, इसको अगर मैं ऐसे टच करूं, मतलब ऐसे फोर्स दूं, तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ये दिखाएगा, कुछ ना कुछ इनर्शिया ये दिखाएगा। मास इज रिलेटेड टू द इनर्शिया, पढ़ेंगे, कंफ्यूज नहीं होने का। बट अभी के लिए ये याद रखो, कोई सा भी चीज जिसका मास हो, ओके, क्राइटेरिया 1 मास, एंड इट ऑक्यूपाइज सम वॉल्यूम या स्पेस, उसे हम बोलते हैं मैटर। ठीक है, तो ये अगर डेफिनेशन हुआ तो भाई क्या चीज मैटर है, एनीथिंग विच यू कैन सी, जो कुछ भी देख सकोगे, मुझे देख पा रहे हो, आई एम ऑल्सो ए मैटर बिकॉज मेरा मास है and I occupy certain space। ये माइक देख पा रहे हो, दैट इज अ थिंग, ये पेन देख पा रहे हो, दैट इज अ मैटर, ये बॉटल्स मैंने दिखाया, जिस फोन से तुम अभी ये वीडियो देख रहे हो, दैट इज ऑल्सो अ मैटर। फ्लावर इज अ मैटर, स्काई इज अ मैटर, क्लाउड इज अ मैटर। इमोशंस मैटर नहीं होते, कोई चीज नहीं, उसको हम उसका मास नहीं होता, लिव इट। सो एनीथिंग दैट यू कैन सी, एनीथिंग दैट यू कैन टच, एनीथिंग दैट यू कैन फील, इवन जो हवा सांस अंदर ले रहे हैं, सांस में मेरी, हाँ, और जो रिलीज कर रहे हैं, दैट इज मतलब द एयर इज ऑल्सो ए मैटर। अच्छा, क्या तुम्हारे मन में सवाल आ रहे हैं, एयर कैसे मैटर हुआ भैया, एयर का क्या वेट होता है, एयर का क्या मास होता है। बिल्कुल होता है, कैसे पता चलेगा, एक एक्सपेरिमेंट करके पता चलेगा। कौन सा एक्सपेरिमेंट, एक सिंपल सी एक पतली सी स्टिक लो तुम, है जो कोई सा भी झाड़ू का काठी ले लो, उसमें एक बलून लगा लेना, है फुला हुआ बलून, रिप RIP टू माई ड्रॉइंग, बट समझ आ रहा है ना, उतना ही काफी। एक बलून, 2 रुपए की जो बलून नहीं आती, वो लगा लेना, और इसको बीच में से एक रस्सी से, धागा से बांध लेना। तराजू
इंसानियत, न्याय, कानून का जो तराजू लेके बलून यहाँ पे लगाना। दूसरे तरफ एक फुसका हुआ बलून लगा लेना तुम, जिसमें तुम वो हवा नहीं भरा होगा, तब तुम्हें पता चलेगा द वन विच इज इन्फ्लेटेड वो नीचे जाएगा, मतलब उसका वजन ज्यादा होगा। इससे हमें पता चलता है इसके अंदर तो क्या भरा है, हवा भरा है, हवाबाजी, लेस का पैकेट। तो इसके अंदर क्या है, एयर है, और एयर के अंदर एयर हैज मास, है ना। तो आज से ये तुम प्रॉमिस करो कि कोई सा भी चीज तुम मान नहीं लोगे, पर्टिकुलरली इन साइंस। वट एवर थिंग यू हियर, क्यों, उसका रीजनिंग आज से पता करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। तभी तुम्हारा साइंस का ये जो जर्नी है, द स्टेपिंग स्टोन यहाँ पे बढ़िया से कंप्लीट होंगे। क्लियर। तो मैटर का भाई पता चला, जो कोई भी चीज जिसका खुद का मास हो और जो ऑक्यूपाई कर रहा हो वॉल्यूम, उसको हम बोलते हैं मैटर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये मैटर तो पता चल गया, मैटर का नेचर क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ मैटर, क्या है, क्या मतलब उसका गुण क्या है, किससे ये मैटर बनी होती है, व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ। तो ये वाले क्वेश्चन सिर्फ हमें नहीं आ रहे, एंशियंट टाइम से, राइट फ्रॉम द एंशियंट टाइम से साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, मुनि ऋषि सब कुछ ये खोज करने में लगे हैं कि भाई मैटर का नेचर क्या है। एंशियंट टाइम में एक, क्या बोले उसे, प्रपोजल यहाँ पे आया था कि नेचर ऑफ मैटर, मैटर जो भी है ना, कोई सा भी चीज, अगर मैं हूं या ये माउस है या ये माइक है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पंच तत्व, 5 चीजों से बनी है, अग्नि, पृथ्वी, स्काई, स्पेस, ऐसा 5 चीजों से बनी है। बट लेटर जैसा जैसा साइंस प्रोग्रेस हुआ, अभी हम नेचर ऑफ मैटर को 2 काइंड में क्लासिफाई करते हैं। क्या है उसका फिजिकल नेचर देखते हैं, और मैटर का हम केमिकल नेचर देखते हैं। आज की ये जो वीडियो में या फिर एंटायर चैप्टर में वी विल बी फोकसिंग ऑन द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर अगर हम ब्रॉडली उसे देखें तो 2 फिजिकल नेचर ऑफ मैटर है। पहला चीज कि मैटर किससे बना है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। ये पार्टिकल्स क्या चीज है, मॉलिक्यूल्स या फिर एटॉम, डिटेल में हम पढ़ेंगे। बस मॉलिक्यूल्स और एटॉम को कंबाइनली हम बोल सकते हैं पार्टिकल, मतलब एक छोटा छोटा टाइनी टाइनी पार्टिकल। मैटर जो है कोई सा भी, अगर हम एक बॉटल देख रहे हैं तो उसको अगर ब्रेक डाउन करेंगे या फिर सुपर जूम करेंगे तो हमें मिलेगा एक छोटा छोटा ये डॉट 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 ऐसा पार्टिकल से ये बना होगा सब कोई चीज। मुझे अगर सुपर जूम करोगे स्किन के पार्टिकल्स दिखेंगे आपको। ये माइक को अगर, ये माइक में ये जो ऊपर का एल्यूमिनियम है उसको जूम करोगे तो एल्यूमिनियम के छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको मिलेंगे। तो इसका मतलब है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। सेकेंड चीज है, अच्छा पार्टिकल्स तो ठीक है मैंने मान लिया, भैया आपने तो बोल दिया पार्टिकल से बने हैं, पर मुझे तो पार्टिकल्स दिखते ही नहीं है। दिखते इसलिए नहीं है बिकॉज पार्टिकल्स आर वेरी टाइनी इन नेचर, वेरी स्मॉल इन नेचर, वेरी टाइनी इन नेचर, ठीक है। पता चला नेचर ऑफ मैटर कि मैटर पार्टिकल से बना है और साइज ऑफ द पार्टिकल्स कितना है, वेरी टाइनी इन नेचर। नाउ इसे प्रूव करने के लिए तुम्हारे एनसीईआरटी में 2 एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, उसे भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है ना ग्रीन बोर्ड या ब्लैंक बोर्ड, दिस इज माय फेवरेट थिंग, क्यों पता है, क्योंकि हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट को इतने ब्यूटीफुली ब्रेक डाउन कर पाएंगे ताकि तुम्हें सब कुछ, ये सेम चीज पढ़ने के लिए एनसीईआरटी के 2 पेजेस तुम्हें चाहिए होते हैं, बट हियर वी कैन ब्रेक इट डाउन इनटू वेरी स्ट्रक्चर्ड, और मतलब बहुत ही बढ़िया तरीके से हम कॉन्सेप्ट को यहाँ पे ब्रेक डाउन कर पा रहे हैं। आई होप तुम्हें अभी तक की चीजें समझ आ रही है। क्या क्या हमने पढ़ा, मैटर क्या है पता चला, अभी नेचर ऑफ मैटर क्या है, फिजिकल नेचर, केमिकल नेचर में उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। फिजिकल नेचर में 2 चीज हमने पढ़ी, द मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, और वो जो पार्टिकल्स जिससे मैटर बनता है वो बहुत ही छोटे छोटे टाइनी है। कैसे पता चला मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स, एक एक्सपेरिमेंट है कि सपोज दिस इज अ बीकर, ये बीकर में पानी भरा है इतना तक, फाइन, ये मार्क्ड बीकर है, मतलब ये स्केल है, इसमें 1 ml 2 ml 3 ml 4 ml इतना स्केल है। नाउ इस बीकर में पानी भरा है, फाइन, ओके। नाउ अगर हम यहाँ पे 2 चम्मच ओके या फिर 1 चम्मच शुगर ऐड करते हैं, पूरा भर के शुगर ऐड करते हैं, तो ये जो शुगर है
उसको हम अगर डिसॉल्व कर लेते हैं, पूरा मिला लेते हैं, घुला लेते हैं, तब भी हमारे ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता चलेगा कि पानी का लेवल जितना था उतना तक है, ये पानी का लेवल बढ़ा ही नहीं। देखो रेशनली माइंड से तो हमें पता चलता है ना, हम किसी चीज में एक शुगर ऐड करते हैं, सपोज एक ग्लास में हम शुगर ऐड करते हैं, तो वैसे तो बाई रेशनल थिंकिंग, कॉमन सेंस वाली बात होनी चाहिए कि शुगर, अगर 2 टीस्पून हम शुगर डालते हैं और उसे घुला लेते हैं तो पानी का लेवल तो बढ़ना चाहिए, नेचुरल सी बात है। पर बाई ऑब्जर्वेशन तुम खुद भी करके देख सकते हो कि पानी का लेवल यहां से बढ़ा ही नहीं। क्यों नहीं बढ़ा? क्या राज है इसके? इसीलिए नहीं बढ़ा क्योंकि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ये पानी भी पार्टिकल से बना है, और पानी का पार्टिकल्स जैसे छोटे 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 है ना, ऐसे पानी का पार्टिकल्स छोटे 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 ऐसे पार्टिकल्स है। ये कंटिन्यूस नहीं है, कंटिन्यूस लगता है पर कंटिन्यू ऐसे छोटे छोटे वाटर मॉलिक्यूल्स, ये जो मॉलिक्यूल्स वाटर मॉलिक्यूल्स है, छोटे 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 वाटर मॉलिक्यूल्स है। क्लियर? शुगर जब हम ऐड किए, ये शुगर के भी छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स हैं ये घुल मिल गए और इनके बीच आ गए। हाँ, हम सिर्फ 2 टेबलस्पून ऑफ शुगर ही ऐड किए, तो इसलिए पानी के जो पार्टिकल्स के बीच के जो स्पेसेस है ना, उसमें शुगर मॉलिक्यूल छिप गए, मतलब घुल मिल गए, तो इसीलिए पानी का लेवल बढ़ा नहीं। अगर सेम क्राइटेरिया हम करते कि 1 चम्मच या 2 चम्मच ना डाल के अगर हम एक बकेट डाल देते, तो क्या होता है, इतना शुगर आने से ये पूरा शुगर ही शुगर हो जाता, तो ऑब्वियसली बढ़ता है कि नहीं। पर हम अगर 2 टेबलस्पून या 2 या 3 छोटा छोटा टेबलस्पून हम डालें, ये लेवल बढ़ा नहीं। इसका मतलब ये है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा थोड़ा जो गैप्स रहते हैं, उस गैप्स के अंदर शुगर चला गया। सो दिस इज एविडेंस दैट मैटर पार्टिकल से बना है। चाहे वो पानी हो, चाहे वो शुगर हो, सब कुछ पार्टिकल से बना होता है। क्लियर? डन? इतना डन? कोई डाउट होगा इसमें तो आप ने मैसेज करना है मुझे, सही है? हम उसे डाउट सॉल्विंग क्लासेस में भी डिस्कस कर सकते हैं लाइव, ठीक है? तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ये बात हमने प्रूफ कर दिया। सेकेंड चीज है, ये जो पार्टिकल्स है बहुत टाइनी नेचर है। इसका भी एनसीईआरटी में एक बढ़िया से एग्जाम्पल आपको दिया गया है। क्या है वो एग्जाम्पल? देखो, ये एग्जाम्पल को समझने के लिए कुछ पिक्चर्स मैंने यहाँ पे पेस्ट किए, समझते हैं अच्छे से। लुक, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर यहाँ पे बहुत टाइनी नेचर है। आई डोंट नो आपके लैब में आपको लिए गए कि नहीं, क्योंकि हमारे स्कूल में नहीं लेते थे, हम बाहर से जो हमारे भैया लोग सब होते थे कॉलेज में पढ़ते, उनसे चुरा लेते थे पोटेशियम परमैंगनेट। तो ओके, सो देखो, दिस इज अ सब्सटेंस पोटेशियम परमैंगनेट। ये इतना छोटा सा भी अगर तुम एक बीकर में उसे ऐड कर लो तो ऐसा रंगीन हो जाता है पानी, जैसे होली में नहीं आता है वैसा टाइप का पोटेशियम परमैंगनेट। देखो, एक छोटा क्रिस्टल अगर पानी में डाल दो तो तब भी पानी ऐसे कलरफुल हो जाता है ना। पोटेशियम परमैंगनेट, ये देखिए, ये एक डिब्बा होता है, उसमें कुछ छोटा सा अमाउंट डिसॉल्व कर लो तो पूरा डीप कलर होता है। फिर इसमें से इतना सा भी तुम यहाँ पे डाल के पूरा पानी फिर से फिल कर लो तो ऐसा हाल होता है। इसमें से इतना सा भी तुम यहाँ पे डाल के पानी फिल कर लो तो ऐसा हाल होता है। तो बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, आफ्टर डाइल्यूशन, आफ्टर तुम यहाँ से 2 चम्मच या 1 कप यहाँ पे ट्रांसफर करो और पानी फिल कर दो, उसके बाद भी यहाँ से ट्रांसफर करो और पानी फिल कर दो, मल्टीपल डायलेशन के बाद भी पोटेशियम परमैंगनेट का रंग जो है यहाँ पे हमें विजिबल हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक टाइनी क्रिस्टल, ये छोटा सा क्रिस्टल ऑफ द पोटेशियम परमैंगनेट इतना पावरफुल है, मतलब ये टाइनी क्रिस्टल में इतने पार्टिकल्स है, इतने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ छोटे 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 पार्टिकल्स है, ताकि मल्टीपल डाइल्यूशन के बाद भी यहाँ पे रंग नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या है? मैटर के ये जो पार्टिकल्स है वो बहुत छोटे हैं। इवन एक छोटा सा क्रिस्टल अगर इतना कुछ कर सकता है, उसका रंग अभी तक डाइल्यूशन के बाद में गया नहीं, तो मतलब पार्टिकल्स के साइज, मतलब ये छोटा सा क्रिस्टल, देखो ये एक छोटा सा क्रिस्टल है, इसके अंदर टाइनी 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 पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स हैं। एंड दिस पार्टिकल्स क्या करते हैं, ये रंग फेरते हैं, ये रंग दिखाते हैं जब हम उसको वाटर में डाइल्यूट
या फिर डिसॉल्व करें। तो मतलब एक छोटा सा क्रिस्टल में कितने कितने पार्टिकल्स होंगे। क्लियर, डन है ये टॉपिक। पार्टिकल से बने हैं और वो पार्टिकल बहुत छोटे हैं। बस दो ही इन्फरेंस, नेचर ऑफ मैटर कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड दिस पार्टिकल्स आर वेरी टाइनी। तो फर्स्ट इंस्टेंस में हमने देख लिया पार्टिकल्स क्या है और पार्टिकल्स का साइज क्या है, हमने पता कर लिया। अभी हम पता लगाते हैं कि नेक्स्ट सेक्शन में हम जाते हैं कि जो पार्टिकल्स है इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है विच आर वेरी फंडामेंटल, है ना, बहुत ही मौलिक सिद्धांतिक, जो बोलते हैं मौलिक बोलते हैं उसे। तो वेरी फंडामेंटल इन नेचर, मतलब ये हर एक पार्टिकल्स में सेम प्रॉपर्टी शो करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल हम अभी देखेंगे। वेल, स्टार्ट करने से पहले मुझे ये सेंस आ रही है कि कुछ ना कुछ तुम्हारे मन में कंफ्यूजन है, हाँ, मैटर को लेके। तो देखो, कंफ्यूजन की कोई जगह ही नहीं है। इतनी सी बात है कि हर एक चीज पार्टिकल से आते है ना, इतनी सी बात है, हर एक चीज पार्टिकल से आते है। वाह 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 वाह, इरशाद। ओके, देखो ये एक टाइनी जो वाटर मॉलिक्यूल है, सिंपल थिंग है कि इसको तुम अगर जूम करो, पावरफुल माइक्रोस्कोप लगा के जूम करो, ये मॉलिक्यूल मतलब ये जो बूंद है इसमें छोटे 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 वाटर मॉलिक्यूल्स तुम्हें देखने को मिलेंगे। सेम चीज जब आइस भी हो जाता है ना, तो वही वाटर मॉलिक्यूल ऐसे मिलेंगे। नाउ बताता हूं, ये जो गोल्ड रिंग है, ये गोल्ड रिंग को भी तुम अगर जूम करोगे, पूरा टाइनी से टाइनी ऐसे जूम करोगे, तो गोल्ड के ऐसे टाइनी टाइनी पार्टिकल्स अरेंज्ड मिलेंगे। ठीक है, इतनी सी बात है, पार्टिकल से आते हैं। ओके, नाउ वन ऑफ द स्ट्राइकिंग डिफरेंस व्हिच यू कैन ऑब्जर्व फ्रॉम द पिक्चर नंबर 1 एंड पिक्चर नंबर 2 इज अरेंजमेंट, है ना। देखो ये जो वाटर है ये कैसे ऐसे हैप्पैजिटली अरेंज्ड है, पर जब बात आती है सॉलिड की, मतलब आइस की, पूरा ऑर्डर स्ट्रक्चर पूरा डेंसली पैक्ड है। यही है डिफरेंस है ना। तो बात सिर्फ इतनी है कि जो कोई सा भी चीज है दुनिया में, वो सब के सब अगर तुम काट काट के पूरा जूम करो, तो तुम पाओगे ऐसे पार्टिकल से बने होते हैं, है ना। दिस इज द वेरी फंडामेंटल थिंग ऑफ केमिस्ट्री। आगे तुम जाके पढ़ोगे कौन से चीज के कैसे पार्टिकल, क्या ऐसा भी कोई चीज हो सकता है, मतलब 4 पार्टिकल ऐसे हैं उसके बीच में कोई मिक्सचर। यस, दूध जैसे, कोलॉइड, एयर जैसे। हम जो एयर की बात करते हैं, एयर में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन होता है। तो एयर अगर तुम एक क्या करो, बलून के एयर को अगर तुम ऐसा करोगे, कंपेयर करोगे, तो बलून के एयर में नाइट्रोजन पार्टिकल होंगे, ऑक्सीजन पार्टिकल होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड पार्टिकल होंगे। ठीक है, तो ये वाला केमिस्ट्री हम बाद में पढ़ेंगे। तो आई होप कि तुम बेसिक चीज ये क्लियर हो गया होगा। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब हम पता करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स, है, कैसे अरेंजमेंट है, क्या क्या नेचर या फिर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ये पार्टिकल्स शो करते हैं। लेट अस गेट स्टार्टेड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि जो मैटर का जो पार्टिकल्स होते हैं, दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम, स्पेसेस बिटवीन देम। ये वाला चीज हमने जो शुगर और वाटर वाला एक्सपेरिमेंट किया था उससे पता चल गया था, ऊपर वाली चीज में, कि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच स्पेसेस होते हैं, जिसके बीच शुगर क्या हुआ, ऐसे रह गया, छिप गया। ओके, सो एवरी पार्टिकल हैज स्पेसेस बिटवीन देम। इवन आयरन और ये प्लास्टिक या फिर ये रिंग, इसको अगर हम जूम करें पूरा ऐसे, ये रिंग है गोल्डन कलर का रिंग, गोल्ड रिंग, इसमें अगर हम ऐसे जूम करें तो हमें दिखेगा ऐसे गोल्ड पार्टिकल्स अरेंज होंगे। ये गोल्ड पार्टिकल्स पूरा साइड बाय साइड चिपक कर नहीं होते हैं, है ना, ये गोल्ड पार्टिकल्स ऐसे अरेंज्ड होंगे। ठीक है, इसका मतलब द पार्टिकल्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम। कैसे पता चला पार्टिकल के बीच स्पेसेस है? क्योंकि हम अगर मिक्स करते हैं तो मिक्स हो जाते हैं। आपको पता है जो ऑर्नामेंट्स वगैरह होता है वो प्योर गोल्ड का नहीं होता है। जो ऑर्नामेंट्स वगैरह होता है वो प्योर गोल्ड का नहीं होता, क्योंकि प्योर गोल्ड ना बहुत नरम होता है, तो इसमें कुछ मिलाया जाता है, सपोज ब्रोंज या कॉपर ऐसा मिलाया जाता है। अगर स्पेसेस नहीं होंगे बेटे गोल्ड में, तो हम मेल्ट करके अगर मिलाए तो ब्रोंज का चीज ये बीच में आएगा ही कैसे, अगर स्पेस ना हुआ। अगर ये पूरा सॉलिड हो गया तो जगह ही ना हुआ, तो कभी कुछ मिक्स ही नहीं होता। तो जस्ट बिकॉज हम अगर मिलाना चाहे एक चीज दूसरे चीज से होमोजेनियसली मिक्स्ड हो जाता है, इसका मतलब बीच में
क्या है, स्पेसेस है। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स कि द पार्टिकल हैव स्पेसेस बिटवीन देम, है ना। जैसे हमने ये देखा था, ये वाला चीज यहाँ पे देखा था, जैसे हमने ये इमेजेस भी देखा था, देखो पूरा सॉलिड हो गया पर फिर भी ये होल्स है ना, वॉइड्स है ना, ये भी स्पेसेस है ना, इतना तो खाली है, ये तो खाली है। ओके, इन केस ऑफ ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो लिक्विड लिक्विड है, देखो कितना भी चिपका दो, ये बीच का स्पेसेस है, ये बीच का स्पेसेस है, ये है, ये है। सो द पार्टिकल्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम। ओके, देखो गोल्ड का ये स्पेसेस है, स्पेसेस है। डन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल कि कोई सा भी एलिमेंट हो, द पार्टिकल हैव स्पेसेस बिटवीन देम। सेकेंड चीज, इंटरेस्टिंग चीज, द पार्टिकल्स आर इन कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ मोशन, कॉन्स्टेंटली मूविंग। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी काउंटर इंटुइटिव। हाँ, तुम बोलोगे कॉन्स्टेंटली मूविंग तो ये तो ऐसे बिखर जाता, थैनोस जैसे छूता है ना, सब कुछ बिखर जाते, तो वैसे अगर ये मोशन में है इसके पार्टिकल्स तो बिखर जाता। अंडरस्टैंड, बिखरता इसलिए नहीं क्योंकि अट्रैक्शन होता है। हाँ, कॉन्स्टेंटली मूविंग का मतलब है ये जो पार्टिकल है वो ऐसे स्टैटिक नहीं है, मतलब जैसे डायग्राम क्या, वो ऐसे 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 होते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली इन मोशन है। ये सारे के सारे पार्टिकल्स ऐसे 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 होते हैं, देखो ऐसे ऐसे मूव करते हैं। मैं एक वीडियो आपको दिखाता हूँ, देखो देखो ये जो वाटर है ना, वाटर को जूम करोगे तो वाटर का मॉलिक्यूल ऐसे स्टैटिक नहीं है, स्टेबल नहीं है, इसे हिलते हिलते रहते हैं। फाइन, देखो यही वाली चीज मैं दिखाना चाहता था। लुक, पार्टिकल्स आर इन कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन, चाहे वो सॉलिड हो, पर सॉलिड में एक चीज है कि वो बहुत छोटे छोटे टाइनी टाइनी मूवमेंट्स यहाँ पे करते हैं। लिक्विड में थोड़ा ज्यादा फ्रीडम है पार्टिकल्स को ताकि वो मूव कर सके, गैस में वो पगलों की तरह से मूव करते हैं। बट इन एवरी इंस्टेंसेस, देखो पहली कैरेक्टरिस्टिक सबके बीच यहाँ पे गैप्स होती है ना, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, सबके बीच यहाँ पे गैप्स हैं एंड ऑल आर इन कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन ओवर हियर। लिक्विड के बीच भी ये गैप्स है और दे आर इन कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन। गैस के बीच बहुत ज्यादा गैप्स है एंड दे आर इन पगला स्टेट ऑफ मोशन, है ना, मोशन पगलू ये सब होते हैं। सही है, ओके। तो हमने टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैटर हमने पढ़ा था, ये पार्टिकल्स पढ़ा था, और दोनों को हम विजुअली यहाँ पे देख लिए। क्या क्या, जे द पार्टिकल्स हैव spaces between them. Second thing is the particle are in constant state of motion, है ना, क्लियर। दिस इज द विजुअल रिप्रेजेंटेटिव। और एक चीज पता है, ऐसे हम आगे ही पढ़ने वाले हैं पर बताता हूँ, डिस्क्लेमर। हाँ, जब जब whenever हम हीट देते हैं ना, हीट देते हैं, एक बात मुझे बताओ, हीट क्या है? हीट इज अ एनर्जी, है ना। टेम्परेचर बढ़ाते हैं मतलब हीट सप्लाई करते हैं। ये बात तो तुमने सुनी होगी, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हाँ, अभी ब्रह्मांड में जितने एनर्जी है वो कभी क्रिएटेड नहीं है। क्या एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, बट एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक। मतलब अगर हम यहाँ पे हीट देते हैं, आग जलाते हैं, तो ये हीट एनर्जी ये लिक्विड को मिली, लिक्विड को हीट एनर्जी मिली तो ये सारे मॉलिक्यूल्स एनर्जाइज्ड हो जाएंगे, है ना, एनर्जाइज्ड होके ये पगला हो जाएंगे। जैसे होता है ना, ज्यादा एनर्जी हो गया से क्या हुआ, पागल सांड की तरह ऐसा 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 होने लगेंगे। द मोमेंट यू हीट, तब इसीलिए इसीलिए ये सोचो ना, इसीलिए जब हम लोहे को बहुत ही हीट कर लेते हैं तो लोहा मोल्टन स्टेट हो जाता है, लिक्विड स्टेट हो जाता है, क्योंकि द मोमेंट हीट एनर्जी आता है, पार्टिकल उसको अब्सॉर्व करता है, तो हीट एनर्जी अब काइनेटिक एनर्जी में बदल जाता है, मतलब ये ज्यादा पगलों की तरह मोशन करता है। बस इतना चीज तुम यहीं पे ध्यान रखो, इस यही वाले चैप्टर में ये सब विस्तृत रूप से हम समझेंगे, है ना। रिकॉल करो, आज खत्म करके ही जाना है। द पार्टिकल हैव क्या बिटवीन देम, स्पेसेस बिटवीन देम, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन स्टेट ऑफ मोशन। सही है, ओके। कैसा पता चला द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन स्टेट ऑफ मोशन? उसके लिए एक्सपेरिमेंट करना है हमें। फाइन, देखो यहाँ पे स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, अगरबत्ती दिख रही है, इंसेंस स्टिक ना। जब हम अगरबत्ती को जलाते हैं, क्या अगरबत्ती के धुआं पूरे रूम में हो जाता है? फॉर सपोज दिस इज अ रूम एंड यू बर्न अ इंसेंस स्टिक या अगरबत्ती हियर, पूरा धुआं रूम में स्प्रेड नहीं हो जाता है? हो जाता है कि नहीं? डन। अगर पार्टिकल्स
ऐसे पगलों की तरह जो है ना गैस पार्टिकल्स, पूरे अगरबत्ती के धुआं गैस ही है ना, पूरे रूम पे ये स्प्रेड हो गया होगा ऐसा ऐसा वो मूव करके। अगर ये मूव ही नहीं करता तो कैसे अगरबत्ती के धुआं पूरा रूम में फैल जाता है? कैसे कोई एक कॉर्नर में कोई एक परफ्यूम अगर लगा देता है ना, परफ्यूम लगाता पूरा रूम महक जाता है उस परफ्यूम में। तो फिर कैसे अगर एक बॉटल में या एक बीकर में एक बूंद सा इंक हम अगर डाल देते हैं तो वो एक बूंद तो यहीं पे रहना चाहिए, वो ऐसा स्प्रेड क्यों होता है? इट ऑकर बिकॉज द पार्टिकल्स आर इन कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन। ओके, डन? तो कन्विंस्ड हो गया, समझ आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल क्या है? अभी तक हमने दो कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं। ओके, बैक टू आवर ब्लैक बोर्ड कि फर्स्ट द पार्टिकल्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम, सेकंड दे आर इन कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन। एंड जस्ट बिकॉज पार्टिकल्स यहाँ पे मोशन दिखाते हैं, कांस्टेंट स्टेट ऑफ मूविंग होता है, और एक फेनोमेना हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, दैट इज डिफ्यूजन। देखो डिफ्यूजन कॉन्स्टेंटली मूव होते हैं इसलिए डिफ्यूजन पॉसिबल है। डिफ्यूजन का मतलब क्या है पहले समझो इसे। अगर एक बीकर है, बीकर में आप डाई मॉलिक्यूल्स यहाँ पे देते हैं तो क्या होगा, एट दिस मोमेंट देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस डाई मॉलिक्यूल हायर कॉन्सेंट्रेशन में है यहाँ पे, और इस साइड में लोअर कॉन्सेंट्रेशन में डाई मॉलिक्यूल्स है। तो डिफ्यूजन इज द मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस, है ना। डिफ्यूजन का मतलब मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस। कैसा मिक्स होता है? फ्रॉम द हाई कॉन्सेंट्रेशन, फ्रॉम द प्लेस ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द प्लेस ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। जस्ट बिकॉज पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, तो उनको कैसे मूव करना है वो कैसे जानेंगे? पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग from the place of higher concentration to the place of lower concentration. Example is this. At this point, यही point पे die molecules are in higher concentration. यहाँ पे die molecules are in lower concentration. तो ये जो move करेंगे ना, ये ऐसे move करेंगे. Now diffusion is very natural. ये natural tendency है. नेचर में हर एक टाइम नेचर का रूल ही है कि इक्विलिब्रियम बना रहे, बैलेंस बना रहे। तो एक पॉइंट में ये वाले पार्टिकल्स हैवी हो गए, तब नेचर का वो क्या बोलते हैं, विजडम ही वैसा है, नेचर का बनावट ही वैसा है, भगवान ने वैसा ही बनाया। एक पॉइंट में ये पूरा ऐसा हो गया, अब नेचर करेगा अरे भाई डिफ्यूज करना पड़ेगा, सबको इक्वल बांटना पड़ेगा। तो धीरे धीरे पार्टिकल्स आर इन कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन, ये पार्टिकल्स पूरा इवन आउट स्प्रेड हो जाएंगे, है ना। इवन आउट स्प्रेड होके ऐसे डिफ्यूज हो जाएंगे। सेम रीजन से जो हम अभी देख रहे थे, इंसेंस स्टिक या अगरबत्ती, एक रूम के एक कॉर्नर में आप अगरबत्ती जलाते हैं, उसके वेपर्स पूरे रूम में स्प्रेड हो जाते हैं। क्या चीज चाहिए थी भाई? व्हाट वाज द नेसेसरी? क्यों यहां से ये ट्रैवल करके यहां तक जाएगा? बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। यहाँ पे वेपर हाई कॉन्सेंट्रेशन पे है, यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन पे है। जस्ट बिकॉज हमने पता किया द पार्टिकल्स आर कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन, तो उसको एक दिशा चाहिए। वो दिशा कौन देता है? प्लेस ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन, प्लेस ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। ये जो हाई कॉन्सेंट्रेशन और लो कॉन्सेंट्रेशन की जो केमिस्ट्री है ना, ये जो इक्वेशन है, ये दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। चाहे आप इलेक्ट्रिक करंट देखे या फिर कुछ भी देखे, जो हम वोल्टेज बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पता है तभी फ्लो करेगा जब प्लेस हाई वोल्टेज, एक यहाँ पे अगर पोटेंशियल, यहाँ पे एक हाई वोल्टेज है, तो ऐसा मूव करता है, मतलब ऐसा मूव करता है फ्रॉम द प्लेस ऑफ हाई वोल्टेज टू द प्लेस ऑफ लो वोल्टेज, ऐसा टाइप का, प्लेस ऑफ हाई चार्ज टू द प्लेस ऑफ लो चार्ज, ऐसा मूव करता है। इट इज अ फेनोमेना ऑफ द मूवमेंट ऑफ ए पार्टिकल। देखो, फेनोमेना ऑफ अ मूवमेंट ऑफ ए पार्टिकल from its high concentration to low concentration. That process is called diffusion. That phenomena is called diffusion, है ना। This is the nature का, ऐसा ही लिखा है, भगवान ने ऐसा ही लिखा है। हर एक चीज हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन जाए, क्योंकि अल्टीमेटली सब कुछ बराबर बांटना है नेचर को, सब कुछ लोएस्ट एनर्जी स्टेट में बांटना है। जब आप केमिस्ट्री के एमएससी वगैरह करने लगोगे तो इसका ऑब्जेक्टिव भी आपको पता चलेगा, क्योंकि नेचर हमेशा, नेचर को माँ बोलते हैं ना, तो माँ अपने चिल्ड्रन को इक्वल करना चाहती है। मतलब यहाँ के पास इतने सारे हैं, यहाँ के पास कुछ नहीं है, तो नेचर चाहती है कि सब कुछ सबको बराबर का प्यार मिले। सिंपल चीज इतना ही समझो।
है ना? ओके, तो समझ आया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल। देखो टाइम लगे पर चीज एक बार तुमने समझ ली जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ये क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस किए? 2 कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए। एक, जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच गैप्स हैं, वो कॉन्स्टेंटली मूविंग करते हैं। उससे एक चीज हमें सामने, मतलब वी लर्नड दैट द फेनोमेना ऑफ डिफ्यूजन हमने यहाँ पे देखा। ओके, नाउ टेल मी वन थिंग, एनसीईआरटी में तुम्हारा भी दिया गया है, क्यों कुक्ड फूड, जो फूड अभी अभी गर्मा गर्म फूड, कुक फूड, पूरा मोहल्ले तक वो पूरा स्मेल चले जाता है। हाँ, आज आपके घर में क्या हुआ? शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, गार्लिक चिकन, हाँ पूरा मोहल्ले तक चला जाता है। पर वही सेम फूड अगर फ्रिज से निकालो तो वो इतना स्मेल नहीं होता। क्यों? इसका रीजन भी हमने डिस्कस कर लिया है, वो है ये वाला स्लाइड, है ना? जब हम टेम्परेचर यहाँ पे देते हैं, फूड जो होता है टेम्परेचर देते हैं, तो वो जो टेम्परेचर नीचे का जो टेम्परेचर है ना, वो फूड पार्टिकल्स में ट्रांसफर होता है। फूड पार्टिकल्स को पूरा एनर्जाइज्ड कर लेता है। फूड पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी मतलब मूवमेंट वाला स्पीड बढ़ जाता है, और ये बहुत दूर तक, पूरा रूम तक, यहाँ पे गैस लगा होगा, पूरा रूम तक फूड पार्टिकल्स के जो स्मेल पार्टिकल्स है वो पूरा स्प्रेड आउट हो जाते हैं। वेयर एज इन केस जब हम फ्रिज से निकाले, वो बहुत ही धीमे है, टेम्परेचर घट गया, हीट एनर्जी नहीं है, वो बहुत ही धीमे धीमे, जैसे उनको बुखार हुआ है, ठंडा ठंडा में वैसे भी मूवमेंट करने को मन नहीं करता है, वो बहुत ही स्लो, पूरा कछुआ की तरह होते हैं। तो इसलिए वो ज़्यादा तेजी से ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर पाते। तो इसलिए जो खाना फ्रिज से निकला हो वो उसका स्मेल ज़्यादा नहीं आता। वेरास जो खाना फ्रेशली कुक किया हो या फिर आप हीट दिए हो, तो वो टेम्परेचर राइज यानी हीट गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, और वो पार्टिकल्स बहुत ही एक्टिव हो जाते हैं और वो पूरा से ट्रैवल करते हैं आपके नॉस्ट्रिल्स के अंदर। पार्टिकल्स ट्रैवल करते हैं, फिर आपको आज मम्मी बढ़िया खाना बनाई है ना? क्लियर? समझ आया? तो देखो, एक कैरेक्टरिस्टिक से कितना कॉन्सेप्ट जुड़े हैं, क्या क्या डिस्कस किया? रिवीजन। दे हैव स्पेस, मेरे साथ लिखो, दे हैव स्पेस। उसके बाद दे आर मूविंग, दे आर इन कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ मोशन। इस वजह से हम देखते हैं डिफ्यूजन। उसके बाद डिफ्यूजन को अगर हम चार्ज कर लेते हैं, एनर्जी देते हैं, मतलब टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी हमने देखा। टेम्परेचर राइज हुआ तो पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी जाएंगे, तो वो बहुत स्पीड और बहुत एनर्जीली वो मूवमेंट करेंगे, तो फार डिस्टेंस भी कवर करेंगे, उसके साथ बहुत स्पीड में भी पार्टिकल्स क्या करें, पूरे रूम में या ट्रैवल करें एज अ होल, है ना? ओके, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल क्या है? 3rd नंबर कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो पार्टिकल्स है ना, दिस पार्टिकल्स हैव ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, मतलब पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। हाँ, ये बहुत ही फंडामेंटल चीज है। क्यों करते हैं, क्या करते हैं, वो बहुत एडवांस्ड वाले साइंस है, बट ये फैक्ट है कि पार्टिकल्स अट्रैक्ट करते हैं। अगर क्यों करते हैं का आंसर समझने जाओगे तो पार्टिकल्स के एटॉमिक कंपोजिशन में आप देखोगे फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर में अट्रैक्ट है, टाइनी अट्रैक्शन होता है। ये अट्रैक्शन होता है इसीलिए, इसी वजह से लिक्विड एक जगह रहता है ना? देखो कहाँ गया, ये अट्रैक्शन है, इसी वजह से ये ऐसे गोल करके रहता है, वरना ये तो यहाँ मूव कर गया होगा, ये लिक्विड ऐसा फैल गया होता है, ऐसा फैल गया होता है, ऐसा फैल गया होता है। तो क्यों हो ऐसा हुआ है? बिकॉज छोटा छोटा होने से भी दे हैव ए स्लाइट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एकत्रित बांध के रखना जो चीज है। क्लियर? ओके, सो 3 थिंग्स, इसमें से आउटकम्स क्या लेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल में दे हैव स्पेसेस, दे आर इन कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन, और इनके बीच अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। लिख लिया ना आपके वो जो शीट में? डन। नेक्स्ट हम देखेंगे द स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं बेटा हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर। जो कोई भी चीज़ है, चाहे वो फ़ोन हो, पानी हो या फिर हवा हो, वो डिफरेंट स्टेट्स में हमें देखने को मिलते हैं, है ना? फ़ोन जो चीज़ है वो सॉलिड है, ईट जो चीज़ है वो सॉलिड है, पानी जो चीज़ है वो लिक्विड है, जूस जो चीज़ है वो लिक्विड है, दूध जो चीज़ है वो लिक्विड है। वेरास हमारे
एयर जो चीज़ है वो गैसियस है। तो स्टेट्स ऑफ मैटर, किस अवस्था में मैटर एग्जिस्ट करती है, वो वाली चीज़ हम यहाँ पे पढ़ने जाएंगे। वेल, स्टेट्स ऑफ मैटर कितने हैं? बेसिकली साइंटिफिक फ्रेटर्निटी में अगर डिस्कशन किया जाए, जो कॉमन टेक है, 5 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। हम जनरली कि क्लास 9th के लेवल पर हम यहाँ पे पढ़ेंगे द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या क्या 3 स्टेट्स ऑफ मैटर? 1 is are solid, second one is तरल, that is liquid, and the third is gaseous. सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। 4th स्टेट ऑफ मैटर जो कि सिलेबस में नहीं है पर फिर भी तुम समझो, वो है प्लाज्मा। और 5th स्टेट वो इस तरफ आएगा एक्चुअली एनर्जी में, ठंडे टाइम पे, यहाँ पे ऊपर लिख लेता हूँ, दैट इज बोस आइंस्टाइन। हम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट उसे बोलते हैं। नाउ ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ हम यूजुअली पढ़ते नहीं हैं। 11th में जस्ट इसका जिक्र है, ज़्यादा डिटेल में भी नहीं है, तो बस समझो। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट वाली चीज़ तो वैसे भी नहीं दिखता, बहुत ही एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में ये देखने को मिलेगा। लीव अबाउट इट, बस जानो कि 5th स्टेट, 5 नंबर स्टेट इसे कंसिडर किया जाता है। प्लाज्मा वाली चीज़ आप समझ सकते हैं क्या? सन को देखोगे, सन में क्या आग जलती है? दैट इज अ प्लाज्मा, दैट इज द सन इज इन प्लाज्मा स्टेट। सन में हाईली चार्ज्ड पार्टिकल, एक्सट्रीम एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स है, वो चार्ज्ड पार्टिकल पूरा मोल्ड, वो ना कि सॉलिड है, ना कि लिक्विड है, ना कि गैस है। हाँ, तो सन या स्टार्स एक्सट्रीम हीट में जो रहते हैं और चार्ज्ड कंडीशन में रहते हैं, उसे हम प्लाज्मा बोलते हैं। दे आर इन स्टेट ऑफ प्लाज्मा। फाइन, तो मैं एक पिक्चर यहां पे पेस्ट करता हूं, लुक एट हियर। स्टेट्स ऑफ मैटर में 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। 1 इज सॉलिड। सॉलिड में देखो जो उसके पार्टिकल्स हैं वो कितने क्लोजली, किसलिए डेंसली पैक्ड है ना, इसलिए सॉलिड को तुम ऐसे टच करो तो वो बह नहीं जाते। दे हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ईच पार्टिकल। एक पार्टिकल दूसरा पार्टिकल कितना स्ट्रांगली एक दूसरे से अटैच्ड है, कितना कंडेंस्ड है ना, और वो एक रेगुलर पैटर्न में यहाँ पे अरेंज्ड है। वेयर एज लिक्विड में थोड़ा लूज हमें देखने को मिलता है, थोड़ा नॉट सो डिसिप्लिन। और गैसियस में हमने तो डिस्कस ही किया, पगला है ये, मूव करता रहता है। जैसे हम वो जो इमेज में देखे थे, सॉलिड ऐसे 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 मूव करता रहता है, लिक्विड धीरे धीरे मूव करता रहता है, गैसियस पूरा पगला की तरह मूव करता रहता है। प्लाज्मा ये वेरी हाई टेम्परेचर में स्टार्स, एटॉम, इलेक्ट्रॉन्स, ये सब चार्ज पार्टिकल्स में रहते हैं, बहुत ही ऐसे दिखाई भी देते हैं, पूरा प्लाज्मा टाइप का दिखाई देते हैं, मतलब पूरा लाइट लुमिनस टाइप का ये दिखाई देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसको हम अभी डिलीट करते हैं। बेसिक चीज़ डिफरेंस टेबल एक यहाँ पे लिखते हैं, सॉलिड, लिक्विड्स और गैसेस। प्लाज्मा के बारे में फिर कभी मुलाकात होगी, आज तो नहीं, आज तो ये तीनों में ही काफ़ी है। ओके, सॉलिड में क्या है? सॉलिड का एक डेफिनाइट शेप है कि नहीं? डेफिनाइट शेप है। डस्टर का शेप डस्टर ही है, चौक का शेप चौक ही है, ये रिमोट का शेप सॉलिड है, क्यूबॉइड ही है, ये चेंज नहीं होता। ऐसा मार दूबो ये सर्कल नहीं बन जाता कि स्पीयर नहीं बन जाता। सॉलिड हैज़ अ डेफिनाइट शेप, सॉलिड हैज़ अ डेफिनाइट वॉल्यूम। वाई? शेप क्यों है? क्योंकि एक छोटे सा कंटेनर में बहुत ही क्लोजली ये पैक्ड है, ऊपर से पुश भी करे तो ये पूरा रिजिड हो जाता है ना। यहाँ पे ऊपर से अगर सॉलिड को आप पुश करोगे तो वो जाएगा नहीं। एक बोतल में कुछ मार्बल या सैंड भर के देखो, पुश करोगे जाएगा नहीं, क्योंकि डेंसली पैक्ड है, पुश करने से भी जाए नहीं, इसलिए ये बहुत रिजिड है। हाँ, इसका डेफिनाइट वॉल्यूम है। डिफ्यूजन सॉलिड का बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, और स्पेशल केसेस में ही होता है। जैसे कर्पूर देखो, कैम्फर जो हम अलमीराज में मम्मी लोग रखते हैं विंटर क्लॉथ्स में ताकि स्मेल ना हो,
या फिर पूजा के टाइम कैम्फर जो जलाते हैं, कपूर, है ना, नैप्थलीन बॉल्स जिसे बोलते हैं। या फिर तुम्हारे बाथरूम में दिखा होगा ओडोनिल जो आता है, ओडोनिल, तो वो सॉलिड है, वो धीरे धीरे डिफ्यूज करता है, पर डिफ्यूजन इसका नेग्लिजिबल है। क्लियर? लिक्विड, उसका शेप नहीं होता, शेप नहीं होता। बोतल में पानी लाओ तो बोतल का शेप वो ले लेता है। सपोज दिस इज अ जग, द लिक्विड टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर, है ना, लिक्विड का खुद का शेप नहीं रहता। तो इसका बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड ये बहुत लूजली पैक्ड है, तो ये अपना डेफिनाइट शेप मेंटेन नहीं कर पाते, रादर दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। पर लिक्विड का एक डेफिनाइट वॉल्यूम होता है, दे हैव ए वॉल्यूम, और इसका डिफ्यूजन मॉडरेट होता है डिफ्यूजन, क्योंकि इंक हमें पता चला एक बीकर में इंक ड्रॉप अगर हमें यहाँ पे डालते हैं तो वो धीरे धीरे पूरा डिफ्यूज हो जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट वाला जो एक्सपेरिमेंट था वो भी डिफ्यूज हुआ था, है ना। तो मॉडरेट लेवल पे डिफ्यूजन होता है। गैसियस लेवल पे क्या होता है, इसका ना कि शेप है ना ही इसका एक डेफिनाइट वॉल्यूम है। क्यों डेफिनाइट वॉल्यूम नहीं? क्योंकि बलून को अगर तुम प्रेस करो तो वो प्रेस हो जाता है, या फिर एक सिरिंज, है ना, एक सिरिंज लो, ये सिरिंज है, सिरिंज में हवा है, वो पिस्टन को प्रेस करो तुम, तो तुम देखोगे ये सिरिंज प्रेस हो जाएगा। अगर यहाँ पे है, यहाँ पे एम्प्टी हवा है तो सिरिंज प्रेस हो जाएगा, इतना तक आ जाएगा। सेम चीज़ आप लिक्विड के साथ नहीं कर सकते। लीजिए एक सिरिंज में पानी भरिए, और ये जो ऊपर का वो जो नोजल है ना उसको क्लोज कर दीजिए, वरना एस्केप कर जाएगा। तो भरिए पानी, प्रेस करिए, प्रेस नहीं कर पाएंगे आप, बिकॉज लिक्विड का एक वॉल्यूम है, पर गैस का कोई वॉल्यूम नहीं है। और एक एग्जांपल देखो, पूरे रूम में अगर पेट्रोलियम गैस है तो उसको हम कंप्रेस करके एलपीजी जो सिलेंडर होता है ना हमें रेड कलर का, उसके अंदर लेके आ रहे हैं। मतलब गैसेस का खुद का वॉल्यूम नहीं होता, उसको कंप्रेस किया जा सकता है। लिक्विड का खुद का वॉल्यूम होता है, उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकेगा। पर लिक्विड का खुद का शेप नहीं होता, इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर जिसमें उसे रखा है। अगर बाउल में रखे तो लिक्विड ऐसे बाउल में रहेगा, अगर टेस्ट ट्यूब में रखा जाए तो लिक्विड ऐसे टेस्ट ट्यूब में रहेगा। डन। सॉलिड का डेफिनाइट शेप होता है, उसका खुद का वॉल्यूम यहाँ पे होते हैं। क्लियर? इसमें और कोई, आई डोंट थिंक इसमें और कोई डाउट्स होंगे। सॉलिड में कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस का मतलब देखो, हमने यहाँ पे पता किया कि सॉलिड के डेफिनेटली शेप होते हैं, डेफिनाइट शेप होते हैं, उसको अगर फोर्स लगाए तो वो शेप चेंज नहीं करते, रादर टूट जाते हैं, पर शेप चेंज नहीं करते। वी कैन ब्रेक इट बट वी कैन नॉट चेंज इट शेप। इसका एक एक्सेप्शन है, केमिस्ट्री इज द गेम ऑफ एक्सेप्शन, साइंस इज द सब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शन। इसका एक एक्सेप्शन है कि रबर बैंड भी तो सॉलिड है, उसको तो हम स्ट्रेच कर सके थे। पर तुम पूछोगे कि भैया आपने तो बोला था सॉलिड का डेफिनेट शेप है। देखो रबर बैंड में एक प्रॉपर्टी है, हायर क्लासेस में तुम पढ़ोगे, द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। हाँ, रबर बैंड का अरेंजमेंट जैसा मॉलिक्यूल का होता है ना, उसको जूम करके देखोगे, जब रेस्ट में होगा, हाँ, जब रबर बैंड में होगा उसका मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे हैप्पीजेडली अरेंज होगा। उसको पूरा जब स्ट्रेच कर लोगे, स्ट्रेच करने से वो पूरा लीनियर में अरेंजमेंट होगा। द मोमेंट आप यहाँ से छोड़ देंगे तो वो फिर ऐसे उबड़ा खुबड़ा अरेंजमेंट हो जाएगा। तो वो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉलिड होता है, हर एक चीज़ का इलास्टिसिटी होता है। हाँ, रबर बैंड का बढ़िया से इलास्टिसिटी है, इसलिए वो एक्सपैंड करने से फिर से अपना शेप रिटेन कर लेता है। दूसरा चीज़, रबर बैंड को जब तक तुम फोर्स लगाओ तब तक ही वो स्ट्रेच रहता है, छोड़ दो तो वो फिर से वापस आ जाता है। तो उसका ओरिजिनल फॉर्म में ज़्यादा चेंज नहीं होता, जस्ट बिकॉज द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी वो वहाँ पे चेंज होता है। हाँ, सेकेंड थिंग, स्पॉन्ज जो होता है, स्पॉन्ज बॉल, जो स्माइली बॉल, स्ट्रेस बॉल, उसको प्रेस करो तो वो सिकुड़ जाता है, छोड़ दो तो वो वापस से आ जाता है। वाई? स्पॉन्ज का ऐसा हाल क्यों है? बिकॉज स्पॉन्ज पूरी तरीके से, अगर तुम जूम करके देखो, स्पॉन्ज में ना छोटे 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 एयर पोर्स हैं, तो स्पॉन्ज को पूरा कंप्रेस कर लोगे तो वो भी सॉलिड बन जाएगा। जस्ट बिकॉज स्पॉन्ज में एयर्स होल्स हैं और वो होल्स में एयर भरा है, जब आप कंप्रेस करें तो जो है हवा निकल जाती है, तो इसलिए स्पॉन्ज स्क्वीजू हो जाता है ना। तो दैट इज द रीजन। बस यही है, स्टेट्स ऑफ मैटर में इतना ही चीज़ है।
5 स्टेट्स ऑफ मैटर है, पर हमारी काम की चीज़ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड का डेफिनेट शेप है भाई, डेफिनेट वॉल्यूम है, नेग्लिजिबल डिफ्यूजन है, कंप्रेशन भी बहुत नेग्लिजिबल कर सकते हैं। कंप्रेशन एक तो होता नहीं है, हाँ स्पेशल केस में इलास्टिसिटी वगैरह अगर हो तो होता है, वरना दे आर वेरी नेग्लिजिबली कंप्रेस्ड। लिक्विड की बात करें किया जाए तो लिक्विड का एक डेफिनेट शेप नहीं होता, पर हाँ डेफिनेट वॉल्यूम होता है। डिफ्यूजन इसमें मॉडरेट होता है, सॉलिड में डिफ्यूजन ठीक से नहीं होता। गैसेस की बात किया जाए तो गैसेस में ना की शेप होता है, ना कि उसका वॉल्यूम होता है। कैसे भाई पता चला वॉल्यूम नहीं होता? क्योंकि हम सिरिंज लेके एयर को कंप्रेस कर पाएंगे। अगर डेफिनेट वॉल्यूम होता तो कंप्रेस नहीं होता। ओके, फिर हम 2 एक्सेप्शन के बारे में बात किए। वी टॉक्ड अबाउट द इलास्टिसिटी ऑफ रबर बैंड, देन वी टॉक्ड अबाउट स्पॉन्ज जिसमें होल्स भरे हैं। अगर हम उसे प्रेस करें तो उस होल से सारे एयर निकल जाते हैं। डन? ओके फाइन। नेक्स्ट है चेंज ऑफ द स्टेट्स। क्या मैटर के स्टेट्स चेंज हो सकते हैं? बिल्कुल चेंज हो सकते हैं, क्योंकि ऑन वन हैंड हम यहाँ पे देखते हैं आइस क्यूब। आइस क्यूब क्या चीज़ है? वो तो सॉलिड है ना। Ice cubes are solid in nature. We have solid. Solid को जब हीट मिलती है तो उसे बोलते हैं हम मेल्टिंग। ठीक है, सॉलिड मेल्ट होके यहाँ पे पानी होता है। आइस को बात किया जाए तो पानी होता है, मतलब ये लिक्विड स्टेट को कन्वर्ट हो जाता है ना। देखो, सॉलिड एट इट्स मेल्टिंग टेम्परेचर, मतलब वो टेम्परेचर जहाँ पे सॉलिड मेल्ट करे, वो टेम्परेचर पे अटेन होके अगर सॉलिड लिक्विड को कन्वर्ट होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेल्टिंग, है ना। अच्छा, लिक्विड सॉलिड को कन्वर्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। पानी हम फ्रिज में रखते हैं, वो सॉलिड हो जाता है। दिस प्रोसेस वी कॉल एज फ्रीजिंग। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ द लिक्विड इनटू द सॉलिड स्टेट एट इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। देखो, जब भी आप मेल्टिंग या फ्रीजिंग ऐसा कुछ कन्वर्सन के बारे में बातचीत कर रहे हो या फिर डेफिनेशन लिख रहे हो, तो ये पॉइंट कभी मत मिस करिए, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, एट इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। क्योंकि पानी एट 0 डिग्री, जो कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, तब ही वो सॉलिड को कन्वर्ट होता है। विदाउट अटेनिंग दिस टेम्परेचर कभी भी लिक्विड सॉलिड को, मतलब पानी आइस को कन्वर्ट नहीं होगा। हर एक चीज़ का अपना अपना एक मेल्टिंग पॉइंट होता है। आयरन जो लोहा होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, एक्सट्रीम टेम्परेचर 2000-3000 डिग्री सेल्सियस पे ही मेल्ट होगा। एग्जैक्टली फिगर पता नहीं, पर बहुत हाई होता है। पर वैसे देखो, आइस का क्यूब्स 0 डिग्री पे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब चीज़ लिखना है। ओके, तो चेंज ऑफ स्टेट हमें पता चला, फाइन, कि हाँ पॉसिबल है। सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, अगर टेम्परेचर उतना होगा। लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू सॉलिड एट इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, देन नेक्स्ट है, क्या लिक्विड गैस बन सकता है? ऑब्वियसली बन सकता है। स्टीम, भाप जिसे बोलते हैं। लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू हमारा गैसियस स्टेट एट वेपोराइजेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं वेपोराइजेशन। डन? ओके, नाउ ये जो गैस है, मतलब इसको अगर उबाले बॉइलिंग पॉइंट पे, डेफिनेशन क्लियर करना हो तो द प्रोसेस एट विच लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू द गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इसको बॉइलिंग पॉइंट, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। क्या गैस लिक्विड बन सकता है? ऑब्वियसली बन सकता है। इसको हम क्या बोलते हैं? द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है, अब जब स्प्राइट की बोतल, माउंटेन ड्यू की बोतल, या फिर ठंडा पानी बाहर लेके जाते हैं, तो ऑब्जर्व क्या है, कभी ये बाहर में छोटे छोटे ऐसे पानी, वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठा हो जाते हैं। ऑब्जर्व किया है कभी? तो वो कैसा होता है? जब मैं बचपन में था, मुझे क्या लगता था पता है? मुझे लगता था स्प्राइट की बोतल अगर ये है तो ठंडा है, अगर मैं बाहर लेके जाऊँ तो स्प्राइट लीक कर दिया होगा, पर वैसा होता नहीं। जस्ट बिकॉज इंटरनल टेम्परेचर, ये जो बॉटल है वो कोल्ड है,
और बाहर की जो एटमॉस्फेयर में जो ह्यूमिडिटी है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, जो भाप है बाहर, वो जब इस बॉटल से टकराते हैं, देयर ऑकर द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। तब जो एयर पे, एक मिनट लेट अस जूम, तब एयर में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे ना ऐसे उड़ उड़ के, तो वो यहाँ पे बैठ जाते हैं, बिकॉज ये ठंडा सरफेस है। ठंडा सरफेस पे क्या होता है, गैस क्या होता है, लिक्विड में कंडेंस हो जाता है। सेम एग्जैक्ट चीज़ क्लाउड्स में होती है। हाँ, क्लाउड्स में तो वेपराइज हमारा होके जाता है सब कुछ ना। क्लाउड्स में जब ठंडा होता है तो वाटर मॉलिक्यूल से फॉर्मेशन होता है, तो क्लाउड्स तब से रेन में बारिश होता है। फाइन, द प्रोसेस एट विच गैस गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। नेक्स्ट, गैस क्या सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है? हो सकता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन। कैसे डिपोजिशन? डिपोजिशन क्या है? कैंडल लोगे, कैंडल में जो आग जलेगा, फ्लेम्स जलेगा, उसको देखोगे, वो फ्लेम्स के ऊपर अगर एक कढ़ाई रख दोगे या कुछ बर्तन रख दोगे, तो यहाँ पे ब्लैक 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 सी कार्बन यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगी। तो द गैस गेट्स डिपॉजिटेड ओवर द सॉलिड सरफेस, तो इसे हम बोलते हैं डिपोजिशन। और फिर क्या सॉलिड गैस को डायरेक्टली कन्वर्ट हो सकता है? हो सकता है, डायरेक्टली कन्वर्ट हो सकता है। एग्जाम्पल, ड्राई आइस। ड्राई आइस में होता है। कैसे होता है? ड्राई आइस में विदाउट गोइंग, मतलब ये सॉलिड बिना लिक्विड बने डायरेक्टली गैसियस हो जाता है। ड्राई आइस, ये जो पार्टी वगैरह में जो मॉकटेल्स नहीं होते, जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, उसमें डाल के अभी नया फैशन है दे रहे हैं, तो वो ड्राई आइस के छोटे छोटे क्यूब्स लाएंगे, आपके शरबत या फिर जो भी मॉकटेल है उसमें दे देंगे, तो वो ऐसे वेपर होगा, बढ़िया लगता है। सो चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ द मैटर इज पॉसिबल। क्लियर? ये बात क्लियर हुई? यू गॉट इट? सॉलिड लिक्विड को कन्वर्ट होता है, लिक्विड गैस को भी कन्वर्ट हो सकता है, गैस सॉलिड को भी कन्वर्ट हो सकता है, वाइस वर्सा सब जाता है। द प्रोसेस गैस सॉलिड में कन्वर्ट होता है, उसे हम बोलते हैं डिपोजिशन। कैंडल के ऊपर बर्तन रख के देखो, काला काला लग जाएगा, वो डिपोजिशन है। सॉलिड गैस को कन्वर्ट होगा, ड्राई आइस एग्जाम्पल है। सॉलिड लिक्विड को होगा, बर्फ मेल्ट होके पानी हो जाएगा। लिक्विड गैस को कन्वर्ट होगा, तुम स्टीम कर दो, वो गैस को कन्वर्ट हो जाएगा ना। ये तो है आम जिंदगी। एक्चुअली क्या होता है इसमें, मॉलिकुलर लेवल पे या फिर पार्टिकल लेवल पे अगर हम इसे जूम करके देखें, तो एग्जैक्ट सेम चीज़ जो हम काइनेटिक एनर्जी में डिस्कस किए थे। सॉलिड जब हीट होता है, ओके, लेट्स पुट अ फायर बीनीथ इट। सॉलिड जब हीट होता है, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स ऐसे ऐसे पूरा बढ़िया से अरेंज्ड होते हैं। लेट्स ब्रिंग इट हियर। नाउ सॉलिड जब हीट होता है, ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एनर्जी ऑब्जर्व करते हैं। एनर्जी ऑब्जर्व करके वो जो शेक होते हैं, वो जो ऐसे हिलते हैं, वो और ज़्यादा ऐसा हिलने लगते हैं। सो द हीट एनर्जी वो ऑब्जर्व करते हैं, इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से अब क्या होता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इतना डेंस वो नहीं रह पाता, बिकॉज उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। हाँ, काइनेटिक एनर्जी होने से उसका पार्टिकल्स थोड़े डिस्टेंस में चले जाते हैं, वो रैंडम मोशन ऐसे चले जाते हैं, इसीलिए उसका स्टेट बदल जाता है। फिर लिक्विड को अगर हम और हीट दे या फिर और बॉयल करें, तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स में और ज़्यादा आएगा। हीट एनर्जी ये काइनेटिक एनर्जी ऑब्जर्व कर लेंगे और ये पूरा पगलों की तरह ऐसे ऐसे उड़ने लगेंगे। जब ऐसा होता है तो वो क्या होता है, गैस हो जाता है। गैस में तुम्हें पता है बहुत डिस्टेंसली स्पेस्ड है और बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी उनके है। तब अगर इसी को हम ठंडा कर दे, गैस को अगर ठंडा कर दे, तो काइनेटिक एनर्जी लूज कर जाएगा, बिकॉज हीट निकल जाएगा। हीट निकल जाने से एनर्जी कम हो जाएगा, एनर्जी कम होने से फिर से गैस क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। जो स्प्राइट बोतल या माउंटेन ड्यू वाली बोतल जो है, बाहर रखो तो यहाँ पे पानी पानी हो जाता है, दैट्स इट। एग्जैक्टली सेम, लिक्विड को ज़्यादा ठंडा कर दो, लिक्विड से तुम हीट निकाल ही दो, तो फिर क्या होगा, वो फिर से एनर्जी पूरा पार्टिकल्स का लूज होके वो सॉलिड चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यही हमारा सिनेरियो चलता रहता है। तो इसीलिए चेंज ऑफ स्टेट्स में टेम्परेचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि यहाँ पे सॉलिड है, सॉलिड आर डेंसली पैक्ड। फाइन, लेट्स कॉपी पेस्ट इट। सॉलिड आर हियर डेंसली पैक्ड। इसको हम हीट दें, लेट्स ड्रॉ करने में मज़ा आता है ना। इसको हम हीट दें
तो इसके एनर्जाइज होके बहुत रैंडम मोशन ये दिखाएंगे, थोड़ा पगलों की तरह होंगे। तो इसलिए ये इतना डेंस अब नहीं रहेगा क्योंकि ये मोशन कर रहा होगा बहुत स्पीड में। तो इसलिए सॉलिड मेल्ट होता है इनटू लिक्विड एंड फिर हीट इसे दे तो ये मेल्ट होता है इनटू व्हाट, ये वेपोराइज हो जाता है इनटू गैस। फाइन। फिर जब इसको हम ठंडा करें, एनर्जी से ले एनर्जी यहाँ से निकल जाए, काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या, छिन जाए इसे, व्हेन वी आइस कोल्ड इट, मतलब कोल्ड किया जाए इसे, तब गैस गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। फिर से अगर इसको ठंडा किया जाए, हीट उसका रिमूव कर दिया जाए, तो लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। यही है रूल ऑफ द टेम्परेचर। डन? समझ आया? अगर नहीं आया तो लिखो, है ना? पता चला ना, पूरा गेम ही है इसमें। टेम्परेचर देने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से पागलों की तरह वो मोशन करेंगे, मोशन करने से डिस्टेंस बढ़ जाएगा, है ना? डिस्टेंस बढ़ जाने से हमें पता है सॉलिड का अरेंजमेंट क्या है, लिक्विड का अरेंजमेंट क्या है, गैस का अरेंजमेंट क्या है। इसलिए स्टेट्स वो चेंज करते हैं। जिस हिसाब से आप टेम्परेचर रिमूव कर लो, टेम्परेचर मतलब हीट एनर्जी रिमूव कर लो, उस हिसाब से वापस वो अपने एग्जिस्टिंग जितना उनके पास एनर्जी हो उसके उस हिसाब से वो अपना अरेंजमेंट रखते हैं। तो सारा गेम एनर्जी का है। एट पर्टिकुलर पोजिशन ऑफ टाइम पार्टिकल के पास कितना एनर्जी अवेलेबल है, उस हिसाब से यहाँ पे स्टेट्स ऑफ द मैटर का निर्धारण होता है। पार्टिकल अगर हाईली एनर्जाइज्ड पोजीशन में है तो वो गैसेस हो सकते हैं, और पूरा लो, पूरा एनर्जी किस गया या फिर पूरा ठंडे टाइम पे है या ठंडे एनवायरनमेंट पे है, तो एनर्जी वो क्या लूज कर देते हैं अपना, और वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं। एग्जाम्पल बर्फ, आइस के जैसे, ये स्टीम के जैसे। समझ आया? सो एवरीथिंग एट हियर रिलेट्स टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से पार्टिकल्स के पास एनर्जी बहुत आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मतलब मोशन बहुत फास्ट होता है, फास्ट मोशन। फास्ट मोशन होने से स्पेस्ड आउट, बहुत रैंडम मूवमेंट करते हैं। ओके, अरेंजमेंट में चेंज होता है इनका अरेंजमेंट। ओके, और एक चीज़, फास्ट मोशन होने के बाद जब काइनेटिक एनर्जी होता है ना, और हाँ, और एक चीज़ हमने ये भी जाना था कि पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, है कि नहीं? अट्रैक्ट ईच अदर। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, मोशन बढ़ता है, तो उतने बलवान हो जाते हैं ये पार्टिकल्स ताकि ये अपने इंटर पर्टिकुलर फोर्स को तोड़ के जा सके, है ना? तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, ये बहुत ही ऐसे रैंडम मूव करते हैं, ऐसे ऐसे मूव करते हैं, और वो इतना एनर्जी जब एक्वायर कर लेते हैं कि अपने इंटर पर्टिकुलर फोर्स को लीव कर सके, तब ये ऐसे रैंडम मूवमेंट करके लिक्विड में बदल जाते हैं। आ रहा है कुछ समझ? और एक बार बोलूँ? बोल ही लेता हूँ, अगर आ गया तो स्किप कर लेना। टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। काइनेटिक एनर्जी कहाँ से बढ़ता है? टेम्परेचर बढ़ने का मतलब क्या है? यू सप्लाई द हीट एनर्जी। हीट एनर्जी पार्टिकल्स, ये जो है ना आइस के पार्टिकल्स अब्जॉर्व करते हैं हीट एनर्जी। अब्जॉर्व करने से क्या हो, अब वो मोशन करने लगते हैं, ऐसा ऐसा मोशन करने लगते हैं। जब काइनेटिक एनर्जी उतना ताकतवर हो जाए ताकि वो अपने इंटर पार्टिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स जो है उससे बीट कर सके, उससे ज़्यादा हो सके, तो क्या होता है, इंटर पार्टिकुलर फोर्स और काम नहीं करता क्योंकि उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो गया। हीट के वजह से काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो गया। तब ऐसा स्टेज आता है जब स्टेट चेंज होता है। अब सॉलिड स्टेट में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन या इंटरपर्टिकुलर अट्रैक्शन होना चाहिए वो नहीं रहता, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी ही इतना बढ़ गया। तब स्टेट बदल जाता है। डन? अरेंजमेंट चेंज होता है, अरेंजमेंट चेंज होने से हमारा स्टेट चेंज होता है। फिर से अगर एनर्जी जब से लूज किया जाए, ठंडा कर दिया जाए, उससे हीट एनर्जी हम निकाल ले, उससे उतने एनर्जी नहीं रहते। एनर्जी नहीं रहते, वो धीरे 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 उतने रैंडम मूवमेंट्स, पगलों की तरह मूवमेंट्स नहीं करते, धीरे धीरे मूवमेंट करते हैं। जब धीरे धीरे मूवमेंट करने लगे तो वापस से इंटर पर्टिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स क्या करता है, उनको ले आता है पास कि बहुत हो गया बेटा, अब तुम्हारे पास हीट नहीं है, अब चुपचाप से रहो ऐसा। हाँ, तो वो ऐसे बंध जाते हैं। तो इसीलिए गैस जब एनर्जी लूज करता है वो क्लोज आ जाता है। क्लोज आ जाने के बाद इस स्टेट को हम बोलते हैं लिक्विड। अभी थोड़ा थोड़ा
जो अट्रैक्शन है स्ट्रॉन्गर हो गया, और फिर जब हीट और लूज कर लेता है, हीट लॉस हो जाता है, फिर और करीब आ जाते हैं, फिर स्ट्रॉन्गर इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसे पकड़ लेते हैं। तो इसीलिए ये सॉलिड होता है, बीच का स्टेट लिक्विड होता है, जिसमें इंटर पार्टिकुलर अट्रैक्शन बहुत नेग्लिजेंस होता है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होती है, जिसमें पागलों की तरह मूवमेंट बहुत ऐसे रैंडम होती है। इस स्टेट को हम गैस बोलते हैं। और इस सब में रोल ऑफ टेम्परेचर बहुत अहमियत रखता है, बिकॉज रोल ऑफ टेम्परेचर का सीधा तौर पे हम ये इन्फरेंस दे सकते हैं कि रोल ऑफ हीट एनर्जी। क्लियर? अब एक यहाँ पे एक्सपेरिमेंट है जो एनसीईआरटी में, तुम हायर क्लासेस में भी वो करोगे, हमने भी किया था, मेल्टिंग ऑफ द वैक्स एक्सपेरिमेंट, है ना। तो देखो, एक एक्सपेरिमेंट अगर कंडक्ट किया जाए कि ये एक बीकर है, उसको हम कैंडल से हीट करेंगे और यहाँ पे वैक्स है, वैक्स है, तो ये टेम्परेचर और ये स्टेट इनिशियली वैक्स क्या है, सॉलिड है। तो जैसे जैसे हम ये टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, देखो ये स्टेट में ऐसा है, इस तरफ सॉलिड, लिक्विड, गैस, जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, मॉम को, वैक्स को, तो बढ़ता जाएगा टेम्परेचर। एट अ पॉइंट, एट मेल्टिंग पॉइंट, ये पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिड क्या होगा ना, देखो हम हीट कॉन्स्टेंटली सप्लाई कर रहे हैं, हीट में कोई चेंजेस नहीं, ऐसा एक पॉइंट आएगा जहां पे टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट, आग लगाएंगे तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा ना। यहाँ पे थर्मोमीटर देखे, थर्मोमीटर का रीडिंग आप देखो, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट पे क्या होगा, सडनली आप देखोगे हीट तो सप्लाई चल रहा है, पर यहाँ पे मेल्टिंग स्टार्ट हो गया, और मेल्टिंग जब स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ी समय के लिए टेम्परेचर और बढ़ेगा ही नहीं, पर सारे के सारे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्यों, द मोमेंट इसका मेल्टिंग पॉइंट अटेंड हो गया ना, द मोमेंट आप हीट दे रहे हो, वैक्स का मेल्टिंग पॉइंट अटेंड हो गया, तब ये जो हीट जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, ये इंटर पर्टिकुलर फोर्स को ब्रेक करने के लिए हीट यूज हो रहा है। हीट अगर वहाँ पे कंज्यूम कर जाए तो उस छोटे मोमेंट के लिए टेम्परेचर अब बढ़ता ही नहीं। देखो ये वाली चीज़ हम एनिमेशन पे भी समझेंगे, पर पहले बोर्ड पे समझते हैं, उसके बाद एनिमेशन पे। तो बस सारे के सारे इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन छिन गए ऑफ द सॉलिड स्टेट। अब नाउ वैक्स, अब लिक्विड वैक्स हो गया, दिस इज लिक्विड वैक्स। फिर कंटिन्यूसली हीट सप्लाई चलता रहा, फिर सारे के सारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब यहाँ पे टूट गए, नाउ द वैक्स हैज बिकम लिक्विड, फिर से टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ेगा। जब वेपोराइजेशन पॉइंट आएगा, बढ़ेगा टेम्परेचर, लीनियरली बढ़ेगा, वह वेपोराइजेशन पॉइंट आएगा, फिर से लिक्विड अब कन्वर्ट होने लगेंगे टू द गैसेस, और टेम्परेचर यहाँ पे स्टेबल हो जाएगा कुछ ही देर के लिए। ये जो टेम्परेचर स्टेबल हो जाएगा, इसमें हीट सप्लाई कांस्टेंट चल रहा है, पर ये जो हीट जा रहा है वो क्यों जाएगा, लिक्विड के जो पार्टिकल्स के बीच के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, उसको तोड़ने के लिए ये जो एनर्जी वो वहाँ चला जाएगा, इसलिए टेम्परेचर में राइज हमें देखने को नहीं मिलता। ये सारी चीज़ हमें ऑब्जर्वेशन से मिलती है। ये एग्जैक्ट स्टेज जो होता है ना, जब हीट हम सप्लाई करते हैं, बर्नर चलता है, पर टेम्परेचर राइज नहीं होता, इसको हम बोलते हैं लैटेंट स्टेज, मतलब ये हिडन स्टेज। ये हिडन एनर्जी जाता है फोर्स ऑफ अट्रैक्ट, पार्टिकल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ने के लिए। क्लियर? देखो एक वीडियो देख के हम इसे समझेंगे। देखो ये वाली एक्सपेरिमेंट में व्हाट वी नीड, एक नोन एक्सपेरिमेंट है, एक ट्राइपॉड स्टैंड या पे लैबोरेटरी थर्मोमीटर यहाँ पे लगा है, और ये नीचे हीट हम दे रहे हैं बंसन बर्नर पे। ओके, एट द मोमेंट ये थर्मोमीटर इस आइस से अटैच्ड है। नाउ देखो यहाँ पे देखो, ये हीट चल रहा है, बर्न हो रहा है, और यहाँ पे उसका टेम्परेचर यहाँ पे तुम देख पा रहे हो 0 डिग्री पे स्टेबल है। नाउ ये चीज़ तुम नोटिस करो, हम हीट सप्लाई तो कर रहे हैं, पर ये चीज़ 0 डिग्री से आगे नहीं जा रहा है, क्योंकि जो भी एनर्जी ये जो बर्निंग हम कर रहे हैं बर्नर से आ रहा है, वो एनर्जी यूज हो जा रहा है स्टेट बदलने में, है ना। स्टेट कैसे बदलता है बच्चों, जब स्ट्रॉन्ग
पर्टिकुलर फोर्सेस जो है, जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर में हम देखे थे, पार्टिकल्स में देखे थे, उनके बीच अट्रैक्शन है। ये हीट एनर्जी जा रहा है वो अट्रैक्टिव फोर्स को क्या करने, ब्रेक डाउन करने। जब तक सारे के सारे आइस लिक्विड में चेंज नहीं हो जाते तब तक ये टेम्परेचर राइज नहीं करने वाला। लुक एट हियर, देखो पहले सारे के सारी चीज लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, फिर जब लिक्विड हो गए जैसे जैसे आग लगता गया टेम्परेचर बढ़ता गया। पॉइंट आएगा बॉइलिंग पॉइंट पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जब पानी ऐसा देखो उबलने लगेगा, एट दैट पॉइंट जब तक ये देखो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाते, जब तक भाप नहीं बन जाते तब तक ये और उससे ऊपर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सारे के सारे हीट एनर्जी यूज हो रहे हैं इंटर पर्टिकुलर फोर्स को ब्रेक करके जो पानी के वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो भाप में बदलने के लिए। सो दैट इज द साइंस बिहाइंड इट। मैं और एक बार बता रहा हूं क्योंकि ये वाली चीज ना इतनी क्लैरिटी से कोई नहीं बताता तुम्हें। सब क्या करेंगे, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का डेफिनेशन आपको चिपका देंगे, पर क्यों होता है भाई, वो फोर्स जाता कहाँ है, वो एनर्जी जाता कहाँ है, नो वन टेल्स। और वही चीज आपको समझनी है, बिकॉज इट मेक्स योर लाइफ सो ईजी फ्रॉम नाउ, बिकॉज यू नो द रीजन। और एक बार हम समझते हैं, ड्रॉ कर करके समझते हैं। लुक, आइस है यहाँ पे, वाटर है यहाँ पे, एंड वी हैव वेपर। ओके, यहाँ पे हम ग्राफ करते हैं जैसे जैसे हीट करते हैं। ओके, टू दिस हम हीट किए, हीट दिए, हीट ये गया, तो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट। ओके, पहले आइस है, सॉलिड है, फिर लिक्विड होगा, फिर गैस होगा, यह हमें पता है। नाउ आइस को हम हीट दिए, टेम्परेचर इंक्रीज किया, आइस मेल्ट होना स्टार्ट हुआ। एट दैट पॉइंट जब तक 0 डिग्री तक वो रहेगा, जब सारे के सारे आइस, इसके स्ट्रक्चर देखो, इसके जो आइस के स्ट्रक्चर हैं वो ऐसे रहेंगे, है ना, वो ऐसे रहेंगे। ये हीट क्या करेगा, हीट जाएगा, हीट जा रहा है, और ईच आइस के जो पार्टिकल, मतलब वाटर पार्टिकल जो कि क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर में है, ये हीट क्या अब्जॉर्व कर लेगा। और जब जब हीट ये अब्जॉर्व करेगा तो हमें पता है टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा। काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज करेगा, एक बात उसके बीच में है, नाउ ईच ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द आइस हैविंग इंटर पर्टिकुलर अट्रैक्शन, ये आपस में एक बॉन्ड कर रहे हैं, अट्रैक्टिव बॉन्ड उनमें है। इसीलिए आइस सॉलिड है, इसलिए आइस का एक डेफिनाइट शेप है, क्योंकि वो अट्रैक्ट किए हुए हैं। नाउ जब ये हम हीट सप्लाई करेंगे, ये हीट क्या करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, काइनेटिक एनर्जी देगा किसको, वाटर मॉलिक्यूल को जो आइस स्टेज में है, और ये ऐसे ऐसे हिलेगा, ये ऐसे ऐसे ट्रम्बल करेगा। काइनेटिक एनर्जी मतलब मूवमेंट आ जाएगा। तो एक पॉइंट आएगा जितना काइनेटिक एनर्जी उसका इतना स्ट्रांग हो जाएगा ताकि ये क्या कर सके, ये बॉन्ड को ब्रेक कर सके, ये अट्रैक्टिव फोर्स को छोड़ के जा सके। दिस पॉइंट क्या होगा, स्टार्ट होगा मेल्टिंग। इस पॉइंट को बोलते हैं मेल्टिंग। सॉलिड अब लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो अभी एग्जैक्टली हम हीट आ रहा है नीचे से, सारे के सारे अभी क्या होंगे, आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इस स्टेज को अगर प्लॉट करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। द मोमेंट ये बॉन्ड ब्रेक होने लगा, द मोमेंट सारे के सारे आइस क्रिस्टल्स, आइस पार्टिकल लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये वाली जो स्टेज है ना, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, टेम्परेचर पूरा स्टेबल रहेगा, क्योंकि सारे एनर्जी, हीट एनर्जी कहाँ में खर्च हो जाएगा या फिर कहाँ यूज्ड अप हो जाएगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करने में यूज होगा। तो इसलिए हमें थर्मोमीटर में टेम्परेचर राइज नहीं दिखते हैं। ठीक है, फिर द मोमेंट ये आइस जो था पानी में कन्वर्ट हो गए, तब क्या होगा, वाटर, वी हैव द वाटर मॉलिक्यूल्स नाउ। देखो, वी हैव द वाटर मॉलिक्यूल्स नाउ। थोड़ा छोड़ के वाटर मॉलिक्यूल में भी अपने आप इनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स है, ऐसा नहीं कि अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है पर उतने स्ट्रांग नहीं है जितने सॉलिड में है। बात समझ आई ना? द मोमेंट अब सारा सॉलिड पानी में बदल गया, वी सॉ कि टेम्परेचर यहां से यहां पॉइंट तक राइज नहीं किया। ये जो हीट गया इसको बोलते हैं
लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है इनटू लिक्विड और वो टेम्परेचर राइज नहीं दिखा रहा है, बिकॉज जो हीट है वो चले जा रहा है ये हिडन फोर्सेस को ब्रेक करने, इसलिए टेम्परेचर नहीं राइज हो रहा है। द मोमेंट ये लिक्विड में हो गया, सारे के सारा फ्यूज हो गया, लिक्विड हो गया, फिर से हीट तो कंस्टेंटली सप्लाई हो रहा है ना, यहाँ पे हीट तो ये बर्नर ये तो जल रहा है, आग जल रहा है, तो फिर से पानी धीरे धीरे गर्म होने लगेगा, टेम्परेचर एज यूजुअल हीट के साथ राइज करेगा, फिर 100 डिग्री हो जाएगा। द पॉइंट आएगा जब हीट इतना ज़्यादा हो गया, इनके ऊपर काइनेटिक एनर्जी हीट के वजह से इतना हैवी हो गया ताकि ये बहुत ही फास्ट, बहुत ही रैंडम ऐसे मूव करने लगे, तब ये हीट यूज होगा ये सारे बॉन्ड्स को ब्रेक करने में, है ना। ये बॉन्ड्स तो नहीं, ये सब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में। ये सब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जब उतना हीट ताकतवर हो जाएगा, ब्रेक करेगा, तब हमारा यहाँ पे स्टेट चेंज होगा, लिक्विड अब कन्वर्ट होगा वेपर को। वेपर में अरेंजमेंट कैसा है, बहुत फार है और बहुत ही वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन है, हाँ। तो एग्जैक्ट प्रोसेस जब हो रहा होगा, जब वाटर वेपर को कन्वर्ट हो रहा होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, द पॉइंट जब वाटर स्टार्ट होगा वेपराइज होने में, फिर से हमें दिखेगा एक स्टेबल टेम्परेचर रहेगा, क्योंकि जितना हीट जा रहा है वो सब वाटर को वेपर में कन्वर्ट कर रहा है, फिर से ये पूरा स्टेबल रहेगा। सारे के सारे चीज़ वेपर हो जाने के बाद फिर से अगर वेपर को गर्म करोगे तो वेपर यहाँ पे गर्म होता रहेगा। सो दिस इज द एग्जैक्ट स्टोरी। ये जो बीच का जो हीट है जो छिप गया का मतलब क्या, जो पानी का ये जो अट्रैक्शन है, अट्रैक्टिव फोर्सेस को ब्रेक करने में यूज्ड अप हो गया, इस हीट को हम बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इजी है टर्म, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। नाउ लुक एट अ थिंग, एक क्वेश्चन में पूछता हूं, बॉइलिंग, देखो स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस और वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, ज्यादा घातक कौन सा है? स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, देखो टेम्परेचर राइज नहीं किया, स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि स्टीम इज गैस इस पॉइंट पे है, और वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है ना, तो इन दोनों में से घातक ज्यादा कौन सा है? ऑब्वियसली ज़्यादा डेंजरस है स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि इसके पास ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, हाँ वेपोराइजेशन है, मतलब इसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है। जो एनर्जी वाटर से स्टीम होने में लगी, इसके पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा एनर्जी है, तभी तो ये मैटर स्टेट ऑफ मैटर चेंज कर पाया। तो इसीलिए अगर आप 100 डिग्री के स्टीम को टच करते हैं, सीवियर बर्न हो सकते हैं एज कंपेयर टू द 100 डिग्री ऑफ वाटर। टेम्परेचर सेम है, पर स्टीम के पास एडिशनल लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, ठीक है ना। तो ये जो छिपा हुआ एनर्जी, जो एनर्जी यूज्ड अप हो गया इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक डाउन करने में, वो एनर्जी अभी भी स्टीम के पास है, और उसे अगर हम टच करेंगे तो ज़्यादा बुरी तरीके से जल जाएंगे, है ना। तो इसलिए स्टीम ज़्यादा डेंजरस है। फाइन, सो आई होप इसको मैं ठीक तरीके से समझा पाया, क्योंकि मैं जब when I was a kid like you, when I was in 9th class, इसको इतनी क्लैरिटी से कोई नहीं समझाता था। सिर्फ ये डायग्राम जो एनसीईआरटी में है वो दिक्कत है, वो कहता है ये जो स्लैंट लाइन है बच्चों, ये है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। कि भाई क्यों स्लैंट लाइन है? वो बोलते हैं ऐसा होता है। क्यों होता है? क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक डाउन करने के लिए होता है। सबके पीछे रीज़न होता है, हाँ, है ना। और वो रीज़न को हम यहाँ पे समझेंगे। 9th क्लास सिर्फ लिख के मार्क्स लाने के लिए नहीं है। 9th क्लास आपके नेक्स्ट 5 years के फाउंडेशन स्टेप है बेटा, है ना। और उसको समझो, इंटरेस्टिंग लगेगा। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो हमसे ना होगा, एटलीस्ट जो तुम लोग मुझे देख रहे हो। ये है सुमित भैया का आपसे प्रॉमिस है, एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर करके ही रहेंगे हम। आई होप आप ये समझ पाए। अगर नहीं समझे तो मैसेज कीजिए, आपके ऐप में वो है फीचर, मैसेज कीजिए,
मैं वहीं पे रिप्लाई दूंगा, वॉइस मैसेज दे दूंगा, वरना एक लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन भी कर सकता हूँ. ऑल आई वॉन्ट इज आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, ताकि आप याद रखोगे. वेन यू विल हिट 11th and 12th यू विल रिमेंबर मी, कि कोई ऐसा भैया भी होते थे जो ये सब भी समझाते थे. वो फेज देखे ना मैं जा चुका हूँ, एंड आई वॉज वेरी ब्रोकन कि मुझे स्कूल की चीज़ में ये सब क्यों नहीं बताया गया. और मैं बहुत सफ़र किया 11th 12th में. मेरा ट्रैजेक्टोरी आप देखोगे 9th 10th आई वॉज 10 CGPA स्कोर, बढ़िया मार्क्स रखता था, पर कॉन्सेप्ट कोई मेरा क्लियर कोई था ही नहीं. ट्यूशन टीचर लोग जो थे वो अपने ही धुन में पढ़ाने जानते थे. 11th 12th वाज अ रियलिटी चेकर, टाइट स्लैप लगा मुझे. मैं रियलिटी समझा, खुद पढ़ा, खुद एक्सप्लोर किया, इंटरनेट के हर एक वीडियो देखा. उस वक्त हमारे पास ऐसा सुविधा नहीं थी, आज जो एनिमेशन वगैरह नहीं था उस वक्त. मैं 2015 के बारे में बात कर रहा हूँ, 14 9th क्लास 14. तब एक इंग्लिश चैनल थी खान अकेडमी बोल के, वो भी बहुत ही इंग्लिश में अपने हिसाब से पढ़ाते थे, अच्छा था. दिस ऑल थिंग मैटर्स, है ना बेटा. तो आपके पास सुविधा है, यू हैव द पावर टू समन मी, तो मैसेज कीजिए अगर समझ में नहीं आया. आई होप इतने एलैबोरेट डिस्कशन के बाद समझ में तो आ गया होगा. फाइन, हीट का रोल हमने देख लिया. नेक्स्ट स्टेप है वी विल अंडरस्टैंड द रोल ऑफ प्रेशर, है ना. ओके, तो रोल ऑफ प्रेशर को एक छोटा सा एनिमेशन देख के हम यहाँ पे पता करेंगे. देखो, नाउ लुक एट दिस एनिमेशन. ये है एक कंटेनर, कंटेनर में हवा है फॉर एग्जांपल, एंड हवा को अगर कॉम्प्रेस किया जाए तो वो आराम से यहाँ पे कॉम्प्रेस हो जा रहा है. फाइन, ठीक है. तो कितना यहाँ पे एम्प्टी वो जो गैप्स थे उसको अगर हम कॉम्प्रेस करते हैं तो आराम से ये कॉम्प्रेस हो जा रहा है. चलिए ब्लैक बोर्ड पे हम क्या करें, प्रेशर अगर इंक्रीज होगा, जैसे हमने देखा ये कंटेनर में पार्टिकल्स जितने थे, इनिशियली ये जो पिस्टन था जब प्रेशर 0 था, व्हेन प्रेशर इक्वल्स टू 0, तब सिनेरियो क्या था बेटा, तब ये पार्टिकल्स बहुत ही दूर दूर थे, मतलब उनके बीच का अट्रैक्शन भी बहुत कम था, मतलब दे वेर इन गैसियस स्टेट. सही है ना. नाउ इफ वी कीप ऑन इंक्रीजिंग दिस प्रेशर, लेट्स सी, अगर ये प्रेशर को हम इंक्रीज करते हैं, एज अ रिजल्ट क्या होता है, ये पार्टिकल्स बहुत करीब आने लगते हैं. फाइन, जब करीब आने लगते हैं तो उनके बीच के अट्रैक्शन जो है वो लिमिटेड स्पेस में सीमित रह जाता है. तो ये क्या होते हैं ना, दे स्टार्ट टू लिक्विफाई. इनिशियली गैस स्टेज में थे, प्रेशर जब हम इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज इन द प्रेशर, व्हेन द प्रेशर इंक्रीज, ये क्या हुए, लिक्विड स्टेट में आ गए. क्लियर. तो रोल ऑफ प्रेशर समझ आया. व्हेन प्रेशर इंक्रीजेस, लिक्विड स्टेज, गैस टर्न्स इनटू लिक्विड. लिक्विड को भी पूरा अगर सुपर कॉम्प्रेस किया जाए, मतलब एक्सट्रीम प्रेशर अगर डाला जाए, तब भी वो सॉलिड बन सकता है. बट ये जो प्रोसेस है ना, दिस हैज़ टू बी अ वेरी कंट्रोल्ड, और प्रेशर बहुत होना चाहिए. ऐसे नॉर्मल प्रेशर पे ये वाला चीज़ अटेनेबल नहीं है. इवन इफ कुछ कुछ पॉइंट पे टेम्परेचर कंट्रोल करना भी होता है. हायर क्लासेस में हम इस वाली चीज़ की देखेंगे. वाटर का एक ट्रिपल पॉइंट होता है, एट पर्टिकुलर प्रेशर, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर वाटर सॉलिड फॉर्म में भी होगा, वो गैस स्टीम में भी एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड में भी एग्जिस्ट करेगा. साइंस इज ब्यूटिफुल, यू नो, वंस यू स्टार्ट टू एक्सप्लोर दिस काइंड ऑफ थिंग, बहुत ही मजा आने लगता है. तो रोल ऑफ प्रेशर क्या है बेटा, रोल ऑफ प्रेशर है जब जब प्रेशर इंक्रीज होता है तब पार्टिकल्स को वो दबाव डालता है, पार्टिकल्स आपस मतलब पास पास आ जाते हैं. जब पार्टिकल्स पास पास आ जाते हैं तब क्या होता है, यहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट्स पॉसिबल रहता है. ओके, सो रोल ऑफ टेम्परेचर हमने पता किया विस्तृत रूप से, रोल ऑफ प्रेशर हमने पता किया. अच्छा, ये जो चेंज ऑफ स्टेट वाली बात मैंने एग्जाम्पल देके आपको समझा दिया था कि काइनेटिक जो सॉलिड जब गैस में कन्वर्ट होता है तो ड्राई एस एग्जाम्पल है. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं मैंने भूल गया था. इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन. सब्लिमेशन. ओके, तो कैम्फर सब्लिमाइज्ड होता है, ओडोनिल सब्लिमाइज्ड हो जाता है. ठीक है ना. ओके, नाउ लास्ट बट नॉट द लिस्ट ऑफ दिस हमारा chapter, let us discuss about the evaporation.
Okay, so evaporation by definition, it is the process or the phenomena by which the liquid gets converted into the vapor phase without attaining boiling point. और आप बोल सकते हो द प्रोसेस जहां पे लिक्विड वेपर बन जाता है बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि अर्लियर हमने देखा था जो हमारा लिक्विड है उसको अगर हम हीट करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट अटेंड करता है। बॉइलिंग पॉइंट अटेंड करने के बाद उसके बीच में पार्टिकल्स के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टूटते हैं, वो टूटने के बाद हमारा वेपोराइजेशन हो जाता है। पर एवेपोरेशन एक ऐसा सरफेस फेनोमेना है, माइंड इट, एवेपोरेशन इज ऑलवेज इट इज अ सरफेस फेनोमेना, सही है ना। यहाँ पे क्या होता है, लिक्विड वेपराइज्ड हो जाता है, वेपर फॉर्म में आ जाता है, पर बॉइलिंग पॉइंट के बिना नॉर्मल टेम्परेचर में भी एवेपोरेट हो जाता है। हम जो स्वेट आता है हमें, तो स्वेट तुम अब अगर हवा में खड़े हो गए तो एवेपोराइज्ड हो जाएगा। सरफेस पे कोई पानी गिर गया, सपोज चद्दर पे पानी, बिस्तर पे पानी या गिर गया, वो इवेपोरेट हो जाता है। तो एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इन एवेपोरेट, चलिए एक पिक्चर के थ्रू हम इसे समझते हैं। लुक एट हियर, बढ़िया पिक्चर है। नाउ मैंने अभी बोला आपसे बच्चे कि एवेपोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेना। कभी भी एवेपोरेशन जब होगा तो ये जो सेकेंड लेयर देख रहे हो इस पे असर नहीं होगा। ऑलवेज एंड ऑलवेज एवेपोरेशन ये टॉप लेयर से ही होता है। क्लियर? तो क्या होता है ना, सराउंडिंग में जो एनर्जीज होती है, फॉर सपोज हीट, धूप होता है, हीट एनर्जी आता है, सन रेज डालता है, वो हीट करता है। तो सन रे, सोलर रेडिएशन क्या करता है, एक कि पानी के पूरे सतह पर जब पड़ता है तो ये टॉप सरफेस लेयर का वाटर मॉलिक्यूल जो है ना वो हीट को अब्जॉर्व कर लेता है। एग्जैक्ट सेम चीज़, हीट अब्जॉर्व किया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, तो ये मूवमेंट करने लगा, ये ऐसे ऐसे मूवमेंट करने लगा, तो इसके और बाकी पार्टिकल्स के बीच के जो अट्रैक्शन है वो छूट गया, और ये क्या किया, एनर्जी पाके ये ऊपर चला गया। तो इवेपोरेशन ओनली एंड ओनली सरफेस से ही होगा, टॉप वाटर लेयर इफेक्टेड होंगे। तो हमारे फैक्टर्स ऑफ द इवेपोरेशन क्या है, फर्स्ट इट इज अ सरफेस फेनोमेना। उसके बाद और क्या चीज इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं, अब हमने देखा हीट या फिर सन, यानी टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना फास्टर वे में इवेपोरेशन यहां पे होगा। थर्ड चीज और क्या है पता है, जब घर पे कपड़े सूखते हैं तब मम्मी आपकी फैन नहीं लगाती है ना, क्यों है पता है? या फिर जब आप कपड़े बाहर सुखाते हैं और उस दिन हवा बहुत तेज चल रही होती है तो क्या कपड़े जल्दी सूखते हैं? एवेपोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेना। और अगर विंड वेलोसिटी या विंड स्पीड ज्यादा है तो विंड क्या करेगा, अपने साथ ऊपर का वाटर मॉलिक्यूल को लेके उड़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये वाटर भी एवेपोरेट हो गया। ऐसे ऐसे विंड बहता जाएगा, चलो मेरे साथ, चलो तो मेरा दोस्त, चलो घूम के आते, बस चला जाएगा। इसलिए फर्श पे अगर पानी गिर जाता है हम फैन स्विच ऑन कर लेते हैं। तो क्या है, सरफेस फिनोमिना एक है, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, उसके बाद विंड वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है, विंड स्पीड पे हमारा एवेपोरेशन डिपेंडेंट है। नेक्स्ट चीज जो डिपेंडेंट है वो है ह्यूमिडिटी। जब गर्मी बहुत होती है, जब बाहर ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहता है ना, तो ऐसा बोलते हैं ना, आज ह्यूमिडिटी बहुत है, बहुत चिपचिप लग रहा है ना। चिपचिप लगने का मतलब क्या है, हमारे बॉडी से जो स्वेट आते हैं वो नेचुरल आते हैं, है ना। उसका इंटेंशन ही है कि स्वेट आएगा, विंड क्या करेगा, बॉडी से एवेपोरेट कर लेगा। विंड बॉडी से अगर एवेपोरेट कर लेगा तो बॉडी ठंडा रहेगा। क्यों, उसका रीज़न हमने अभी पता किया, क्योंकि सरफेस मॉलिक्यूल को चाहिए होती है एनर्जी, और हमारे स्किन पे अगर स्वेट यहाँ पे आते हैं तो वो सरफेस स्किन के जो ऊपर के वाटर मॉलिक्यूल्स या फिर स्वेट मॉलिक्यूल वो क्या करते हैं, बॉडी से हीट अब्जॉर्व कर लेते हैं। हीट अब्जॉर्व करने से ही तो उनको एनर्जी मिलेंगे, एनर्जी मिलने से ये उड़ जाएगा। तो वैसे एवेपोरेशन होने से एक कूलिंग इफेक्ट भी आती है, वो इसके बाद वाला टॉपिक है। पर हम जो पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं ह्यूमिडिटी। सपोज
ये एटमॉस्फेयर पे ना ऑलरेडी बहुत ही वाटर मॉलिक्यूल सैचुरेटेड है। अगर बहुत वाटर मॉलिक्यूल सैचुरेटेड है तब इवेपोरेशन फास्टर नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी एटमॉस्फेयर पे पानी भरा पड़ा है, तो विंड क्या और लेके जाएगा। तो इसलिए जब ह्यूमिडिटी बढ़ता है एवेपोरेशन कमता है, जब विंड स्पीड बढ़ता है एवेपोरेशन बढ़ता है, क्योंकि वो ले जाता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, एवेपोरेशन भी बढ़ता है, और इट इज अ सरफेस फेनोमेना। आई बात समझ में? डन। एवेपोरेशन विदाउट अटेनिंग द बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस है। हमारे स्किन से एवेपोरेट हो जाता है स्वेट, जस्ट नॉर्मल 27 डिग्री सेल्सियस से होता है। क्लियर है? अच्छा, एवेपोरेशन का कुछ फायदे हैं। क्या फायदे? इवेपोरेशन कॉज कूलिंग इफेक्ट। क्या इफेक्ट? कूलिंग इफेक्ट। कैसे भाई कूलिंग इफेक्ट? अभी मैंने बताया, स्किन के ऊपर स्वेट अगर आएगा तो ये एवेपोरेशन में क्या करेगा, उसको एनर्जी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी चाहिए, और वो स्किन से लेगा। नाउ सपोज पूरा स्किन में ऐसे 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 पूरा स्वेट भरा पड़ा है, उसी वक्त ये क्या कर रहा है, बॉडी से एनर्जी सब सोक कर रहा है, मतलब हीट एनर्जी बॉडी से ले रहा है। ना हीट एनर्जी बॉडी ने ये ऊपर जो स्वेट मॉलिक्यूल है उसको ट्रांसफर कर दिए, तब क्या होगा भैया, तब क्या होगा, ये एवेपोरेट हो जाएंगे हीट एनर्जी लेके, बॉडी में हीट बचेगा नहीं, तो यहाँ पे हमारा कूलिंग इफेक्ट, ठंडा ठंडा कूल कूल लगेगा। यही सेम कॉन्सेप्ट है, आप देखे होंगे अर्दन पॉट, मतलब मटका। मटका का ना, जो अर्दन पॉट में पानी रखते हैं गाँव में, देखेंगे इसमें पानी रखने से मटका में टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं, टाइनी टाइनी पोर्स। वो पोर्स में से क्या होता है ना, पानी कभी कभी सरफेस पे थोड़ा थोड़ा आ जाता है। और सेम चीज विंड बहती है, इसके ऊपर से एवेपोरेट हो जाता है। जब एवेपोरेट होता है तो पानी का टेम्परेचर यहाँ पे कम होता है, क्योंकि कूलिंग इफेक्ट यहाँ पे होता है। सही है? तो इसीलिए अर्दन पॉट्स में पानी ज़्यादा ठंडा रहता है। नेक्स्ट चीज़ आपसे एनसीईआरटी में भी दिया होगा कि अगर आप हाथ में, इफ़ यू टेक इन योर हैंड्स, सुंदर ड्राइंग के लिए माफ़ी चाहते हैं व्हाटएवर, ये हाथ है, हाँ ये हाथ में अगर आपने एसीटोन डाल दिया, एसीटोन क्या है, नेल पॉलिश रिमूवर। नहीं, मैं हाथ बनाना जानता हूँ, ऐसे नहीं। ओके चलो, ड्राइंग क्लासेस में ज्वाइन करना होगा। ओके, ये हाथ में आपने एसीटोन ले लिया, तो एसीटोन क्या है, एसीटोन है या स्पिरिट है, ये सब जब हाथ में ऐसे रहते हैं, वो क्या करते हैं, स्किन के सरफेस से ये लेते हैं हीट, है ना, हीट लेने से ये उड़ जाते हैं। तो इसीलिए एसीटोन या नेल पॉलिश रिमूवर जब आप हाथ में डालते हैं, वो तुरंत ही एवेपोरेट हो जाते हैं, एंड एवेपोरेट होने के साथ साथ वो आपके हाथ के सरफेस में से भी यहाँ से हीट एनर्जी ले लेते हैं, इसीलिए कूलिंग ठंडा ठंडा लगता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट आवर चैप्टर, है ना। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग, एक छोटा सा चैप्टर पर कितना कॉन्सेप्चुअल रिच चैप्टर। तो हमने क्या क्या पढ़ा, मैटर के बारे में जाना, नेचर ऑफ मैटर जाना, मैटर क्या है, मास और वॉल्यूम, नेचर ऑफ मैटर, पार्टिकल्स, और वो पार्टिकल्स बहुत टाइनी होते हैं, कैसे पता चला भाई, पोटेशियम परमैंगनेट की एग्जांपल से पता चला। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स क्या होते हैं, उनके बीच स्पेसेस होते हैं, वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं और वो अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर। स्टेट्स ऑफ मैटर, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हम जनरली यहाँ पे पढ़ेंगे, उनके बीच का डिफरेंसेस हमने देखा, स्टेट कैसे चेंज होगा यही वाला चीज़ भी हमने कवर किया यहाँ पे। क्लियर? देन टेम्परेचर का रोल पूरा विस्तृत रूप से, ये वाला तो फेवरेट पार्ट होगा आपका भी मेरा भी, हाँ, क्योंकि मैं समझा पाया, आई फील लाइक आई कुड एक्सप्लेन कि टेम्परेचर चेंज होने से क्या क्या चीज़ ऐसे चेंज होती है। उसके बाद प्रेशर का रोल हमने देखा, एंड देन वी सॉ अबाउट एवेपोरेशन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन। आई डोंट थिंक इसके बाद से इतना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के बाद से कोई सा भी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल आपसे छूटे, बट वी विल सी कैसे हम इसको टैकल करेंगे। एक भी मार्क्स कटने नहीं दूंगा, ठीक है। सुभाष चंद्र जी ने बोला था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुमित भैया आपके बोल रहे हैं, तुम मुझे विश्वास दो, अपना समय दो, अटेंशन दो, मैं तुम्हें एक्सेलेंस दूंगा। मार्क से ऊपर एक्सेलेंस, मार्क्स तो कोई भी ला लेगा, जो हमारा नोट्स पढ़ लेगा वो मार्क्स ले लेगा, बट आई विल मेक योर नेक्स्ट 5 years मेमोरेबल। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में।